हाँ, अभी छोड़ी कहाँ थी बात अपने लास्ट क्लास में? तो एड्रेस समझ में आ गया आपकी पूरे किस तरह से काम करते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए क्या है। हाँ देखिए, प्रेपोजिशन। और जानते प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? हाँ, हिंदी में इसे बोलते हैं कारक। क्या बोलते हैं भाई? कारक बोलते हैं। और कारक का काम क्या होता है भाई? तो देखिए, हिंदी में जब पढ़ते हैं ना अपन कारक के नाम से, तो एक है टेबल चलती है हमारे दिमाग में फट से। कौन सी? है कर्ता ने कर्म को कर्ण से होता कि नहीं भाई? बट इंग्लिश में ऐसा कोई अलग से टेबल नहीं कि आप उसको याद कर लो और अपना सारा का सारा काम हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा है। तो अलग ही समझना पड़ेगा आपको बहुत सीरियसली। और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक कौन सा यही है लगाना होता है कुछ, लगा देते हैं कुछ, कभी लगाना होता है नहीं है, हम लगा देते हैं, कई बार लगाना होता है तो हम छोड़ देते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है। और कई बार हिंदी इंग्लिश में बहुत अंतर होता है किसमें? प्रीपोजिशन में। तो काम करते हैं क्या असल में ये? तो शब्दों के बीच में क्या करते हैं, संबंध बताते हैं। कौन? तो लिखो नोट करके। तो लेकिन नाउन तथा प्रोनाउन के बीच में संबंध बताने वाले शब्द। नाउन तथा प्रोनाउन के बीच में संबंध बताने वाले शब्द। नाउन तथा प्रोनाउन के बीच में संबंध बताने वाले शब्द प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। फिर लिखे दूसरा पॉइंट। देखिए, प्रीपोजिशन का संबंध हमेशा प्रीपोजिशन का संबंध हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट से होता है। प्रीपोजिशन का संबंध किससे होता है भी? हमेशा ऑब्जेक्ट से होता है। और ऑब्जेक्ट के रूप में कभी नाउन या प्रोनाउन यूज होता है। और ऑब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा भी? नाउन या प्रोनाउन यूज होता है। फिर लिखिए अगला पॉइंट। देखिए, प्रीपोजिशन कभी भी अकेला यूज नहीं हो सकता। प्रीपोजिशन कभी भी अकेला यूज नहीं हो सकता। इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है। इसके बाद क्या होता है भी? हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है। इसके बाद क्या होता है भी? हमेशा। ठीक है, तो क्या बात बनेगी जरा देखिए। क्या देखिए, प्रीपोजिशन प्लस क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट बनता कौन है? अब देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ तो होता है आपका नाउन, यहाँ क्या होता है? प्रोनाउन होता है। अब देखिए, प्रोनाउन है तो क्या होता है पता है? यदि आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो कैसा रहेगा ये? हमेशा सिंगल वर्ड में। सिंगल वर्ड से मतलब क्या हुआ? प्रोनाउन का विस्तार होता है नहीं है। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या मिलेगा आपको? सिंगल वर्ड। क्या मिलेगा आपको अभी? प्रोनाउन है। जैसे फॉर मी। अब फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। मी क्या है इसका? ऑब्जेक्ट है। अब इस मी का विस्तार कर नहीं सकते आप। मी सिर्फ क्या रहेगा ये? मी ही रहेगा। लेकिन नाउन में तो नाउन में क्या होता है? तो नाउन सिंगल वर्ड भी हो सकता है और
वर्ड ग्रुप भी हो सकता है। इसका मतलब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला सिंगल वर्ड भी ऑब्जेक्ट है और वर्ड ग्रुप है वो भी क्या होगा, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। तो नाउन के लिए एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता, कई सारे वर्ड मिलकर क्या बन सकते हैं, आपके नाउन बन सकते हैं। तो ये नाउन कौन होगा भैया, ये सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ये वर्ड ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन होगा क्या ये बताएं, होगा ये कुल मिलाकर ऑब्जेक्ट किसका, प्रीपोजिशन का। प्रोनाउन है तो सिंगल वर्ड में रहेगा, नाउन है तो क्या होगा, सिंगल वर्ड भी हो सकता है और वर्ड ग्रुप भी हो सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जरा देखिए। क्या लिखा देखिए, फॉर हर। अब जानते हैं हर क्या ऑब्जेक्ट है, सिंगल वर्ड रहेगा, इसका विस्तार हो सकता है ही ना, ये बात तो होगी आपकी पहली, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और वैसे प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, कभी सब्जेक्ट आता ही नहीं, और फिर भी आप यूज कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, अब नाउन की बात करते हैं, तो जरा देखिए। क्या लिखा देखिए, फॉर गर्ल। अब देखिए फॉर के बाद क्या लिखा है, अरे गर्ल क्या ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं भाई, कितना शब्द है इसमें, अरे दो शब्द है। आप विस्तार कर सकते हैं, इसका क्या दिक्कत है। क्या लिखा, फॉर ब्यूटीफुल गर्ल, क्या हुआ ये, और ये भी तो नाउन नहीं है, फिर क्या होगा देखिए, फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल। आप विस्तार कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। बस विस्तार करने वाले सब सही जगह पे आना चाहिए बस, नहीं तो फिर वो वाला हिसाब किताब हो जाएगा, पता है ना, मैं कहानी सुनाई दी आपको, वो एजेक्टिव ऑर्डर गलत जगह लग गए थे ना भाई। हाँ, वो नहीं होना चाहिए फिर। तो क्या लिखा है अभी, फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल। अब जानते क्या हुआ, ये पूरा का पूरा क्या है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक बात है। इसका विस्तार और कर लेते हैं एक बार, तो बात आपके समझ में आ जाएगी। और बताओ अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं भी आप, शब्दों में, यूनिट्स में। हाँ, यूनिट बनाना जिसने आ गया ना, वहां लिखी अंग्रेजी आपके समझ में आने लग जाएगी। लेकिन अब तक हम कैसे पढ़ते हैं बताए भी, है मन मर्जी। तो मन मर्जियां नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है ना, वो सिर्फ मूवी में चलती है। तो जानते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पता है ना, अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन अ रेड स्कर्ट, पूरा का पूरा क्या है, इस फॉर का ऑब्जेक्ट है। आप समझ रहे हैं ना, एक बार बोर्ड पे देख लो थोड़ा सा एक बार, फॉर के बाद पूरा वर्ड ग्रुप क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब बीच में एक और आ गया क्या, तो कोई दिक्कत नहीं, रेड स्कर्ट क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट। और ये पूरा मिलकर किसके लिए आ रहा है, गर्ल के लिए आ रहा है। इसका मतलब पूरी पूरी क्या बनी आपकी यूनिट, कैसे पढ़ेंगे, फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन अ रेड स्कर्ट, ऐसे पढ़ा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन अ, फिर बोलते हैं रेड स्कर्ट। अब शब्द वही है, लेकिन दिमाग उसको लोकेट नहीं कर पा रहा, कहना क्या चाह रहे हो, है तो जस्ट रीडिंग स्किल को समझ लो एक बार, तो सारा काम ठीक से हो जाएगा। कॉपी कर लो इसे एक बार अभी।
तो देखिए प्रीपोजिशन कभी अकेला आ नहीं सकता। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो कैसा रहेगा, सिंगल वर्ड में, और नाउन है तो सिंगल वर्ड भी हो सकता है और वर्ड ग्रुप भी हो सकता है। अब देखें नाउन सिंगल वर्ड कैसे। तो सिंगल वर्ड में क्या लिखा है, देखिए फॉर रोहन, और क्या लिखा है, इन जयपुर। अब देखिए फॉर और इन क्या प्रीपोजिशन है। इसके बाद जो लिखा ना आपने, रोहन ऑब्जेक्ट है, सिंगल वर्ड नाउन, और आगे लिखा जयपुर, ये भी क्या है भाई, सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट आपका नाउन है ये। तो देखिए अब डिफरेंस देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में क्या अंतर है प्रीपोजिशन का। तो देखिए पोजिशन में थोड़ा सा अंतर है हिंदी और इंग्लिश में। अच्छा समानता क्या है बताए हिंदी इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है, कि दोनों का सब्जेक्ट एक ही जगह आता है और बाकी सारा मामला उल्टा पुल्टा होता है। पूरी इंग्लिश में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो सब्जेक्ट हमेशा कहाँ आते हैं, सेम पोजिशन में, और बाकी वर्ड ग्रुप हमेशा क्या होता है, उल्टे पुल्टे। अब चाहे इंग्लिश को उल्टा समझो, चाहे हिंदी को उल्टा समझो, आपकी मर्जी है। तो जिसे सीख रहे हो ना वो उल्टी है। तो हिंदी तो हमारी अपनी है। अब आप हिंदी सीखा, अगर इंग्लिश सीखें तो आप इंग्लिश क्या मानेंगे, उल्टा। अब मान लो कभी हिंदी सीखे तो हिंदी का करना उल्टा मानना पड़ेगा आपको। तो सीख रहे हैं वो क्या है, उल्टी है उस ओरिजिनल की, ठीक है ना। तो देखिए हिंदी में क्या क्रम होता है आपका, प्रीपोजिशन का और ऑब्जेक्ट का। तो प्रीपोजिशन का संबंध तो हमेशा ऑब्जेक्ट से होगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो हिंदी में क्या होता है पता है, तो हिंदी में करना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट, और फिर क्या होगा आपका प्रीपोजिशन। और इसका इंग्लिश वर्जन करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट की पोजिशन हिंदी इंग्लिश में क्या है भाई, अलग है। तो हिंदी का ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है आपको, हिंदी का ऑब्जेक्ट दो जगह मिलेगा आपको। और जानते हैं ऑब्जेक्ट होता किसका है, ऑब्जेक्ट दो चीजों का होता है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। दोनों में कहाँ मिलता है ये, हमेशा पहले मिलता है हिंदी में। और इंग्लिश की बात करेंगे तो वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद मिलता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की पोजिशन हमेशा कहाँ होती है, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग होती है। तब दोनों का मीनिंग क्या निकलेगा आपका भाई, अरे सेम निकलेगा। तो एक नोट करके लिखिए इसमें, भाई प्रीपोजिशन तो कभी अकेला आ ही नहीं सकता ना, क्या मांगता है अपने साथ हमेशा, ऑब्जेक्ट मानता है। और ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो देखिए नाउन प्रीपोजिशन नहीं मांगता है, प्रीपोजिशन क्या मांगता है, अरे नाउन मांगता है भाई, क्योंकि नाउन आएगा तो हर बार प्रीपोजिशन का जरूरी नहीं होता, लेकिन प्रीपोजिशन आएगा तो वो तो नाउन या प्रोनाउन मांगेगा ही मांगेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजिशन कैसी होती है, ऐसे नहीं बोलना है कि प्रीपोजिशन बाद में आता है, नहीं, ऑब्जेक्ट पहले आता है कहाँ, हिंदी में। इंग्लिश में कहेंगे आपका प्रीपोजिशन के बाद में। तो आपको प्रीपोजिशन की पोजिशन नहीं बोलनी, किसकी पोजिशन बोलनी है आपको, ऑब्जेक्ट की पोजिशन की कहाँ होती है, तो लिखो नोट करके। तो लेकिन हिंदी में ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के पहले यूज होता है। तो लेकिन हिंदी में ऑब्जेक्ट, हिंदी में ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के पहले यूज होता है। हाँ हिंदी में ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के पहले यूज होता है, तथा इंग्लिश में इसे तथा इंग्लिश में इसे प्रीपोजिशन के बाद यूज किया जाता है। तथा इंग्लिश में इसे प्रीपोजिशन के बाद यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे
अब मैं कुछ बातें लिखवाता हूँ किसमें, हिंदी में। आप उसे क्या करेंगे, इनटू इंग्लिश, इंग्लिश नहीं इनटू इंग्लिश। जानते क्यों? अरे रूप बदलेगा ना, रूप बदलने में क्या चाहिए, इनटू चाहिए। तो लिखिए कुछ बातें हिंदी में, आप उसकी इंग्लिश बनाना अभी लगे हाथों साथ साथ में। कहता दो सर दो। देखिए क्या क्या गलतियां होती है, ये बताना जरूरी है कि आज कई बार हम फैल जाते हैं हम लोग। जैसे पढ़ा ना एडवर्ब तक, कहता आ गई, मुझे बीच में बताना कि गई भी बताना पड़ेगा मुझे बीच बीच में, जैसे कि आप फैले नहीं। आने में थोड़ा सा क्या लगेगा भाई, हाँ टाइम लगेगा, इसे जल्दी फैलना नहीं, अभी तो टाइम महीना भी नहीं हुआ, कैसे आ जाएगी। हाँ तो लिखो जरा। देखिए रोहन के लिए, हाँ दो चीजें मिलेगी आपको, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन हिंदी वाला। उसको आप करना क्या है, इंग्लिश बनाना है उसे, ठीक है ना। तो रोहन के लिए, फिर लिखे दूसरा, रोहन ने, फिर लिखे रोहन को। ये सारे अलग अलग वर्ड ग्रुप है, ठीक है ना, मिक्स मैच मत करना इनको। फिर लिखे रोहन के पास, फिर लिखे रोहन के नजदीक, फिर लिखे रोहन के साथ, फिर लिखे रोहन के बिना, फिर लिखे रोहन के सिवाय, क्या रोहन के सिवाय, फिर लिखे रोहन के अतिरिक्त, रोहन के अतिरिक्त, फिर लिखे रोहन के बगल में, रोहन के बगल में, फिर लिखे रोहन के सामने, क्या रोहन के सामने, फिर लिखे रोहन के पीछे, फिर लिखे रोहन के बाद, रोहन के बाद में, हाँ बाद में, और फिर लिखे रोहन से पहले, फिर लिखे रोहन और मोहन के बीच में, क्या भी रोहन और मोहन के बीच में, फिर लिखे विद्यार्थियों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, और फिर लिखे हमारे बीच में, फिर लिखे पेड़ के नीचे, कभी पेड़ के नीचे, फिर लिखे पेड़ की छांव में, क्या है पेड़ की छांव में, फिर लिखे बादलों से नीचे, क्या है बादलों से नीचे, फिर लिखे बादलों से ऊपर, फिर लिखे पेन से, फिर लिखे तलवार से, फिर लिखे स्याही से, शाही नहीं स्याही, क्या भी स्याही से,
फिर लिखे पेंसिल से। आधा सा यह में आ की मात्रा बड़ी की ही। हाँ क्या है, शाही से। फिर क्या लिखा अभी, पेंसिल से। फिर लिखे रेलगाड़ी से। हाँ रेलगाड़ी से। फिर लिखे सोमवार से। सोमवार से। फिर लिखे घर से। क्या भाई, घर से। फिर लिखे लाल साड़ी पहने हुए। लाल साड़ी पहने हुए। फिर लिखे लाल साड़ी लिए हुए। क्या, लाल साड़ी लिए हुए। फिर लिखे सोने की अंगूठी पहने हुए। सोने की अंगूठी पहने हुए। और लिखे लास्ट में सोने की अंगूठी लिए हुए। क्या, सोने की अंगूठी लिए हुए। इन सबका इंग्लिश बनाओ अभी, राइट नाउ। स्टार्ट हो जाओ। आपका समय शुरू होता है अब। सबका इंग्लिश बनाना है। मैक्सिमम क्या होगा, गलती होगी ना, हो जाने दो, कोई बात नहीं। जैसा भी याद है ना, जैसा भी याद है एक बार सलटा दो इसे। गलत से बाद में देख लेंगे तो मिलकर काम करेंगे तब। और जानते हैं वो सारे एक्सप्रेशन है जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप काम में लेते हैं, ये कुछ हटके नहीं है, ये रूटीन के हैं सारे के सारे। इनसे पता चलेगा आज आपको कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं।
चलो कोई नहीं, मिल के बात कर लेते। जानते हाथ क्यों नहीं चल रहा है अभी? क्योंकि हमने रिटर्न वर्क बहुत कम किया। के नहीं, इंग्लिश में का रिटर्न वर्क किया? मुझे बताओ, लिखित वर्क कब किया आपने? मतलब मौखिक रूप से अंग्रेजी पढ़ के हम लोग बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप समझ रहे ना? और बड़े बड़े एग्जाम से मतलब बैंक पीओ का एग्जाम, बैंक क्लर्क का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम। अभी छोटे छोटे एग्जाम नहीं रहे भाई। ये बहुत चैलेंजिंग एग्जाम है आज के टाइम में ये है। और मौखिक रूप से पढ़कर आप कैसे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? इम्पॉसिबल बात है ये तो। ये जीके थोड़ी है, इट्स लैंग्वेज। काम करना पड़ेगा इसमें आपको। कोई बात नहीं, मिलकर बात करते हैं अभी क्या क्या हो सकता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है और सही क्या होगा, ये तालमेल बिठाना जरा एक बार, ठीक है ना? क्या लिखा है पहला है? ये करने के बाद आपको लगे या हमको भी आते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं था। फॉर रोहन, ये सबका सही है। ये करीब करीब सबका सही है, ठीक है ना? वो आ रहा है ना, तो तो ये वाला नहीं था ये थोड़ा था, हाँ मतलब ठीक ठाक था, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा है भाई? हाँ, आप क्या लिखा? रोहन ने की अंग्रेजी क्या है? हाँ, ये सिर्फ रोहन हो गई। अब यहाँ दिक्कत है कि हिंदी के ऐसे बहुत सारा कारक होते हैं जिनका अंग्रेजी अनुवाद ही नहीं होता। अब जो ये ने है ना, इस ने का कोई इंग्लिश वर्जन ही नहीं है। अब ये सिर्फ क्या होगा ये सिर्फ रोहन ही होगा भाई साहब। अब कैसे भी करके बना देना इस ने को, कुछ भी करके, तो तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो हिंदी के ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं जिनका इंग्लिश वर्जन है ही नहीं। अच्छा, फिर क्या लिखा है? अब बताओ, रोहन को की अंग्रेजी क्या है? इसकी भी अंग्रेजी रोहन ही होगी। को का भी कोई हिंदी हिंदी से अंग्रेजी है ही नहीं। अरे बाबा, करता नहीं कर्म को जो होता है कि नहीं, ये जो को है आपका, इसका कोई इंग्लिश वर्जन नहीं है। और बना दिया आपने कैसे भी करके, टू वो लगा लगू के, तो गलत हो जाएगा वो। सिंपली क्या है? तो ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं जो हिंदी में तो होते हैं, इंग्लिश में आपके होंगे ही नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं हिंदी में कुछ और दिखते हैं, अंग्रेजी में कुछ और बन के आ जाते हैं। इसी उधेड़ में क्या होता है, बहुत सारी गलतियां हो जाती है। हमको लगता है कि सही है, और भाषा क्या बोलती है, गलत है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा है भाई? हाँ, रोहन के पास का मतलब क्या हुआ? हाँ, रोहन के पास। अच्छा, एक आगे और लिखा है, देखना आगे लिखा है एक और, क्या लिखा है? तो फिर तो है तो सही, कुछ लोचा है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पास एंड नजदीक? कुछ तो है। हाँ, नजदीक तो हाँ जस्ट ये है, ठीक है। और पास? अच्छा हाँ, मतलब ये कैसे, कहाँ से मतलब? तो जानते कि वो हम लोग हमारे हिसाब से कहता है, एक मिनट, पास है तो ओके, नजदीक है तो ऐसे, मतलब मन ही मन में कर लिया, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे कि जो आपको यहाँ से किताब दी गई, वो किताब कहाँ है? कहाँ, आपके पास है या किसी को दे रखी है? नहीं, अरे है ना, तो किताब हमारे पास है, उस पास का मतलब क्या डिस्टेंस है या पोजीशन है? अरे बाबा, डिस्टेंस नहीं बता रहा है, क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। कहता है आपने दी हुई किताब हमारे पास में, उस पास का मतलब क्या हुआ? नॉट ए डिस्टेंस, क्या है? पोजीशन। और उसके लिए क्या चाहिए बताया ना, विद इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट इज विद रोहन, तो द बुक इज विद अस। अच्छा, बच्चा कहाँ है? अरे क्या, बच्चा मेरे पास है, द बच्चा इज विद मी। अरे टेंशन मत करो, बच्चा इज विद मी, कब नहीं किया हुआ। अरे मेरे पास है या फिर मेरे साथ है, समझ रहे ना भाई? तो इसका मतलब क्या हुआ? शोइंग पोजीशन। तो क्या बनेगा ये हो गया आपका विद रोहन। हाँ जी, फिर क्या लिखा है? अब नजदीक का मतलब पक्का क्या है, ये डिस्टेंस है, तो क्या बनेगा? नियर रोहन। आपका ये करने का तो मन नहीं कर रहा है ना भाई? नहीं, मन कर सकते थे, मन का क्या है? और नियर और बाई अलग अलग नहीं है, नियर बाई एक ही वर्ड है आपका। और नियर बाई का मतलब होता है किसी के इर्द गिर्द, आसपास। वो क्या होता है? वो नियर बाई होता है। जैसे एक दोस्त ने अपने दोस्त को एड्रेस बताया, कहते भाई तेरा घर कहाँ है? तो कहते आजा, अपना घर टंकी के आसपास है। अब क्या हुआ? नियर बाई टंकी। अब किधर है? नहीं पता, लेकिन है कहाँ?
तो आसपास का मतलब क्या होता है? नियर बाई होता है, ठीक है, लेकिन वो भी सिंगल वर्ड है, तो ये आसपास का मतलब है नहीं अभी। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है? अच्छा एक वर्ड और कर सकते हैं आपका, मन, मन है देखो, और नियर टू होता ही नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है भाई? हाँ देखिए, रोहन के साथ का मतलब क्या हुआ? अरे विद रोहन बाबा, कहाँ दिक्कत है? तो विद रोहन के दो मतलब निकले, देखिए रोहन के पास भी और रोहन के साथ भी, इसका मतलब एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग तरह से काम कर सकता है, यानी कि एक प्रीपोजिशन सिर्फ एक ही काम करेगा ऐसा नहीं होता है, मल्टीपर्पज काम करते हैं ये। तो क्या बना? हाँ विद रोहन, फिर क्या लिखा है? हाँ रोहन के बिना, ये तो दिक्कत है ही नहीं कि मेरे ख्याल से, है जैसे पानी के बिना रह नहीं सकते है, वैसे रोहन के बिना भी रह नहीं सकते, तो क्या हुआ है? विदाउट रोहन। होता है ना कभी कभी ऐसा लगता है किसी के बिना जिंदगी है, कैसी लगती है भाई? है, सोने सोने से लगती है, वो विदाउट होता है। हाँ ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है कि बोलो है ही नहीं दुनिया, है ऐसा लगता है कि बिल्कुल निर्बात हो गया है अपना, इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ दुनिया उजड़ के लूट गई सारी की सारी, है ना भाई? हाँ। हाँ नेक्स्ट क्या लिखा है भाई? हाँ देखे, रोहन की सिवाय, है भाई? हाँ एक्सेप्ट ना, पक्का, एक्सेप्ट, क्या बनेगा? एक्सेप्ट रोहन। हाँ जी, फिर क्या लिखा है? हाँ रोहन के अतिरिक्त, क्या मतलब है इसका? अब देखिए रोहन के सिवाय तो क्या बना आपका? एक्सेप्ट रोहन बना, और रोहन के अतिरिक्त ये हो जाएगा बिसाइड्स रोहन। अब बताओ के अतिरिक्त में और सिवाय में क्या फर्क है? रोहन के अतिरिक्त और रोहन के सिवाय फर्क है, एक ही जैसे है? अलग अलग है, क्या कहना चाहते हैं इसमें? अच्छा मतलब पहले बार रोहन अच्छा, वो तो विदाउट लिखा है, रोहन के बिना तो विदाउट लिखा है अभी आपने। अरे अभी सिवाय में और के अतिरिक्त में क्या फर्क है? हाँ तो देखिए यहाँ पे दो वर्ड ग्रुप बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा के अतिरिक्त और सिवाय में क्या फर्क है? मेरी जिंदगी में रोहन के सिवाय कोई नहीं है, मतलब इकलौता ही है, और मेरी जिंदगी में रोहन के अतिरिक्त ये तो है ही, और भी दो चार है। तो सिवाय में क्या होता है? एक, अतिरिक्त में इसको जोड़कर और भी, ये फर्क है दोनों में। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है भाई? नहीं कई बार होता है ना, शिकायत करते हैं कि सही सही बता, कहते सिवाय तेरे है और कोई। अब कोई सी प्रॉमिस है उसे क्या, मैं माँ प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस है, कोई भी करो, क्या दिक्कत है ना, प्रीपोजिशन लगाना है, बाकी देख लेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या है भाई? हाँ देखिए, रोहन के बगल में, बगल का मतलब क्या हुआ? इधर या इधर सटा हुआ कहीं ना, तो क्या बिसाइड। तो देखिए कितना सा फर्क है, सिर्फ एस का फर्क है। एस लगने से क्या हुआ? के अतिरिक्त, और बिसाइड का मीनिंग क्या? पोजिशन बताएगा आपको, ठीक है ना? हाँ नेक्स्ट क्या लिखा है भाई? रोहन के सामने क्या होगा भाई? हाँ इन फ्रंट ऑफ रोहन है, सामने से मतलब क्या हुआ? आंखों से आंखें मिलती हुई क्या होगा भाई? जैसे होता है ना, तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, तो क्या हुआ? इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, वैसे क्या होगा भाई? क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ रोहन। फिर क्या लिखा है? हाँ रोहन के पीछे क्या होगा भाई? हाँ बैक नहीं, बिहाइंड रोहन। हाँ फिर क्या लिखा भाई? हाँ रोहन के बाद में, क्या बात कर रहे हैं? समय की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर रोहन। फिर क्या लिखा है? हाँ देखा, रोहन से पहले, टाइम की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ? बिफोर।
फिर क्या लिखा है भाई? हाँ देखिए, मामला दो के बीच का है तो क्या होगा भाई? ये हो जाएगा बिटवीन रोहन एंड मोहन। हाँ जी, फिर क्या लिखा है? हाँ देखिए, विद्यार्थियों के बीच में क्या हुआ? अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो क्या करना पड़ेगा? अमंग द स्टूडेंट्स। इसमें कुछ भी आपको डाउट हो ना, थोड़ा सा भी कोई डाउट हो, सिंगुलर का, प्लूरल का, आर्टिकल का, तो पूछते रहना। अब देखिए, यहाँ पे दा लगा रखा है स्टूडेंट्स के पहले, जानते क्यों? कुछ जिस व्यक्ति से बात करेंगे पता है कौन से स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तभी तो आप बात आगे बढ़ेगी भाई। तो विद्यार्थियों के बीच में कौन से विद्यार्थी? जिनके बारे में दोनों जानते हैं, सुनने वाला और बोलने वाला, बोथ। अनजान व्यक्ति को वाक्य नहीं बोल सकते आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है भाई? अब देखिए, हमारे बीच में का मीनिंग क्या हुआ? हाँ भाई, हम कितने लोग हैं? अरे हम कम से कम दो तो हैं ही ना, कम से कम दो तो हैं ही, बाकी अरे कितने भी हो सकते हैं। जब दो का मामला है तो, बिटवीन अस बहुतों का मामला है तो, अरे भाई नहीं भाई, आप जैसे केवल बोलते हैं कि भाई हमारे पति पत्नी के बीच में कोई ऐसा झगड़ा ठंडा नहीं है, तो क्या हुआ? हाँ, बिटवीन अस देयर इज नो झगड़ा एंड ठंडा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे हैं तो तब यहाँ काम की बात है। फिर अमंग नहीं आएगा, क्या होगा भाई? ये हो जाएगा अमंगस्ट अस है। जो अमंगस्ट है ना भाई, ये अस के साथ ही आता है, ये वावल साउंड के पहले आएगा आपका। तो अमंग अस की बजाय क्या रहेगा? अमंगस्ट अस, ठीक है। और दो के बीच क्या, तो बिटवीन अस है, वो दिक्कत नहीं है आपका। नेक्स्ट क्या लिखा है भाई? हाँ देखिए, पेड़ के नीचे। हाँ, अंडर होगा नहीं भाई, कैसे? अरे भाई, छतरीनुमा कुछ होता है, छतनुमा होता है कि नहीं कुछ? उसके नीचे यदि आप होते हैं तो क्या हुआ? इसके दायरे में तो क्या बनेगा ये? अरे अंडर बनेगा ना भाई, तो दैट इज क्या होगा? अंडर द ट्री। है जैसे बोलते ना, आ जा मेरी छतरी के नीचे आ जा, हाँ, तो क्या है वो? अरे अंडर में छतरी। अरे छतनुमा है, उसके नीचे आप होते तो क्या होता है? अरे अंडर बन के आता है। हम लोग अभी कहाँ बैठे हैं? अंडर द रूफ। और सिर्फ फैन की बात करते हैं तो, अरे अंडर द फैन भाई, तो जहां से आप संबंध स्थापित कर रहे हैं ना, वहीं से क्या बनेगा आपका? प्रीपोजिशन बनेगा, ठीक है। तो भी क्या लिखा? अंडर द ट्री। फिर क्या लिखा है? हाँ देखिए, पेड़ की छांव में, तो वो तो पेड़ की छांव कहाँ होती है? अरे चारों तरफ होती है कि नहीं, कैसे पता? कहता था ये भी कोई बात है क्या? हमने कोई ग्रेजुएट कर लिया है, हम लोग पीजी भी है, ऐसी क्या दिक्कत होगी? बोले ऐसे हल्के सवाल मत पूछा करो आप। और वैसे पेड़ की छांव पेड़ के चारों तरफ कभी नहीं होती। यहाँ तो वेस्ट में, ईस्ट में होती है, नॉर्थ और साउथ में कभी पेड़ की छांव होती ही नहीं है, क्योंकि न तो सूरज जाता है हमारा नॉर्थ में, नहीं जाता वो साउथ में, और नहीं जाता है तो इसके ऑपोजिट में छांव कैसे हो सकती है? लेकिन बोलते हैं कि छांव चल रही है, चल जाना तो क्या दिक्कत है? अरे छांव जो शब्द है वो होता है भाई साहब सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, बीच में आता है, देखा होगा। अब क्या ज्यादा क्या समझे आप, समझदार साइंस के विद्यार्थी हैं ना। तो छांव यहाँ तो होती है ईस्ट में, यहाँ होती है वेस्ट में, नॉर्थ और साउथ में छांव का सिस्टम ही नहीं है। मैं परछाई की बात नहीं कर रहा हूँ, छांव बनने के लिए धूप का होना जरूरी है, और परछाई बनने के लिए अंधेरे का होना जरूरी है। अरे अंधेरा होता है, लाइट जलाते कि नहीं, फिर वो खिलाड़ी की परछाइयां आती चार पांच। अरे खिलाड़ी खेलता, हाई मास लाइट ही होती, जितनी लाइट लगी उतनी दिखती है वो। सेंटर में पाँव तो एक ही है, बाकी इधर भी भागता दिखता है, इधर भी दिखता है, इधर भी दिखता है, ये सब क्या है? ये छांव नहीं है, ये परछाया है उसकी, ठीक बात है। जो कब आती है? ये तब आती है जब सूरज नहीं होता है। धूप में कभी आई है परछाई? आती है ना, किसकी? हमारी खुद की। हमारी छांव नहीं होती। हम चल रहे कहते छांव ये रही मेरी। कहते आजा बेटा छांव में बैठ जा, आजा। मैं खड़ा हो जाता है, मेरी छांव में थोड़ा आराम कर ले इधर। अरे ऐसा, तो भाई साहब देख लेना फिर, कोई नहीं होता है।
तो अब छांव का इधर है, अरे छांव का है, अब चारों तरफ तो नहीं रही। तो देखिए छांव तीन तरफ हो गई अब, यहाँ तो ईस्ट में, यहाँ वेस्ट में, या फिर पेड़ के नीचे। यदि 12 बजे की बात करते हैं तो कहाँ होती है? तो अभी छांव है कहाँ असल में? पेड़ के नीचे। कैसे पता चला 12 बजे अभी? यूं कहता अच्छा या तो तो अभी की बात नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहे। तो देखिए छांव कहीं भी हो भाई साहब, ठीक है ना, वो अंडर नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? इन द छांव ऑफ द ट्री। क्या होगा भाई? अच्छा देखिए छांव है, दिखती तो है ना ये आंखों से। अब उसमें एक पाँव तो आपका कहाँ है? छांव में। एक कहाँ है नहीं? तो एक पाँव कहाँ है? इन द छांव। दूसरा कहाँ है? आउट ऑफ द छांव है। इसका मतलब अंदर बाहर का मामला बनता है किसमें? छांव में। तो क्या हो जाएगा? तो इन द, हाँ इन द, यहाँ भी दिक्कत है तो हिंदी में इन द छांव ऑफ द ट्री। अब छांव की अंग्रेजी क्या है? अब भाई साहब, अच्छा शेडो। नहीं नहीं बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई साहब शेड होती है, ठीक है ना, छांव। और शेडो क्या होती है? परछाई होती है। तो अभी नॉट टॉकिंग अबाउट परछाई। तो छांव में बैठे तो अंडर द छांव नहीं होता, क्या होता है अभी? हाँ इन द छांव होता है। और अंडर द छांव बोलो तो क्या हो जाएगा पता है अभी? अंडर द छांव। नहीं नहीं, अंडर द छांव कैसे? अरे अंडर द छांव का मतलब भाई साहब, छांव कहीं भी पेड़ के नीचे हो, चाहे ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में हो, इन द छांव ही होगा। अंडर में तो क्या करना पड़ेगा? छांव को आप उठाएंगे ही अरे इम्पॉसिबल है भाई साहब ऐसा लग रहा है हैंडल से पकड़ी छांव को, जैसे पानी का ढक्कन होता है हौद का। ऐसा थोड़ी होता है। ये अंडर कभी नहीं होगा ये इन ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है भाई? हाँ देखिए बादलों से नीचे, अब ऐसा लग रहा है तुलना कर रहे हैं आप ऊंचाई की यहाँ पे। अच्छा ऊपर बादल दिखते हैं ना अपन को कई बार, है कई बार हवाई जहाज कहाँ उड़ता दिखा जाता है आपको? और कभी कभी कहाँ होता है? अच्छा नीचे होता है। नीचे तो क्या हुआ? नीचे और क्या होगा? ऊपर है तो क्या होगा? ऊपर होगा है ना। तो देखिए ये अपने क्या है भाई, कभी इससे कुछ ऊपर है, कभी इससे कुछ नीचे। तो ये जानते क्या हुआ? ये आपका तुलना करने का एक आधार बना। और किसी आधार पॉइंट से नीचे और आधार पॉइंट से ऊपर क्या होता है भाई? वो होता है बिलो और अबव होता है। वो अंडर ओवर कभी नहीं होता है। कैसे होता है? तो बादलों से नीचे, इसका मतलब क्या हुआ? बिलो द क्लाउड्स। और बादल से ऊपर तो क्या करना पड़ेगा भाई? अबव द क्लाउड्स। तो किसी मध्य बिंदु से है, किसी बीज के पॉइंट से ऊपर और उसके नीचे क्या बनता है? बिलो और अबव। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सटीक एग्जाम्पल है। एक रेखा खींची हुई सरकार ने, रेखा। कौन सी रेखा है? गरीबी की रेखा है। उसके नीचे कुछ होता है, उसके ऊपर कुछ होता है। नीचे वाला क्या होता है? बीपीएल। ऊपर वाला क्या होता है? एपीएल। तो क्या बोलते हैं? अंडर पावर्ड लाइन ना, बिलो पावर्ड लाइन। और क्या ओवर पावर्ड लाइन? नहीं, एबव होता है। तो किसी बिंदु से नीचे और किसी बिंदु से ऊपर क्या होता है? बिलो और एबव होता है। ठीक बात है। अच्छा धरती के दो टुकड़े कर रखे हैं, बीच वाली लाइन कौन सी है? अरे है ना, इक्वेटर है आपका, विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं 0 डिग्री पे। उसके ऊपर भी एक है, उसके नीचे भी एक है। ऊपर वाली कौन सी है? कर्क। नीचे वाली कौन सी है? मकर। तो कहाँ है? वो विषुवत के एक ऊपर है और एक नीचे। तो ऊपर वाली क्या होगी? अबव। नीचे वाली क्या होगी आपकी? बिलो हो जाएगी। ठीक है। तो किसी किसी बिंदु से ऊपर और नीचे क्या बन के आता है? बिलो और अबव। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं? बादलों से नीचे तो क्या हुआ? बिलो द क्लाउड्स। फिर क्या लिखा है अभी? बादलों से ऊपर क्या होगा? ये हो जाएगा अबव द क्लाउड्स। फिर क्या लिखा है? हाँ देखिए पेन से। तो ये समझ में आ गया ना आपका? बिलो अबव क्या करता है अभी? हाँ किसी बिंदु से ऊपर नीचे की बात कर रहा होता है, या फिर कभी कभी लेवल बताना होता है, लेवल स्तर। वो भी क्या होता है? बिलो और एबव। आपका नाम भी? हाँ धीरज। बात करें? अच्छा समझा रहा हूँ बिलो और एबव का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ अच्छा लगेगा आपको। अच्छा धीरज मेरे कहता है कि सर जी मैंने कहा तो क्लास ऑफ करो। मैंने कहा क्या हुआ अभी? कहते सर गांव चलना पड़ेगा अभी। मैंने कहा हुआ क्या? कहते वहां अपने सभा मनी है आज। क्या है? वो चलना जरूरी है। मैंने कहा ऐसा क्यों होता है कि जिसको हम इनवाइट करते हैं उसका आना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे है ना भगवान जी,
अरे पाप देते हैं, सल्टा देते हैं कई बार, तो डरा दिया मेरे को इसने, और डर के आगे जीते हैं, पता नहीं भाई। अब कहते कि आना ही पड़ेगा, आपको इनवाइट कर लिया तो आना ही पड़ेगा। मैंने कहा चल भाई, इस बहाने क्लास ऑफ करी, गए सीबुड रोड पे। मैंने कहा अब तो क्या बस आएगी, जाएंगे, अभी रुको। इतने में बस आई बेटी खचाखच भरी हुई थी। खुद तो बेटा कहाँ घुस गया बस के अंदर। मैंने कहा मैं तो एक काम करो आप, बस के साइड में ना जो ड्रम लगे दूध के, वहां लटक जाओ आप। मैं नहीं यार, देखो हमारे भगवान जी खतरनाक है, फिर आप देख लो नहीं आओगे तो। डरा दिया फिर। मैंने कहा ठीक है भाई, लटक गया कहाँ, वो दूध के ड्रम के बगल में, देखा होगा आप। इमेजिन करो आप जरा कैसा दिखता है। अब 2 4 5 किलोमीटर चले, उसके बाद बस रुकी, उतरे, भाई उतरा, कैसा नीचे उतरे, मैंने कहा अकड़ गया हूँ, सपोर्ट कर, है सपोर्ट किया, और क्या होगा भाई, उतरे, बस तो रवानी। मैंने कहा भाई किधर जाना है, तो क्या है, अब थोड़ा और पैदल पैदल ले गया, और नदी किनारे ले गया ये। मैंने कहा भाई नदी किनारे तो क्या, अपना काम नदी के उस पार। मैंने कहा जाना कैसे है, तो क्या यहाँ कोई नाव वाव का जुगाड़ नहीं है। मैं नहीं यार, मुझे तैरना नहीं आता, तो फिर वही बहुत, हाँ खतरनाक है हमारे वाले। हाँ बस तुरंत ही कुछ हो जाएगा, फिर कहना मत कि क्या हुआ, फिर डरा दिया। तो मैंने ऐसा कर भाई, तो यहाँ से जानकार है, नदी जानता है, आगे आगे तू चल, पीछे पीछे में, तो कह रहे सर ऐसी क्या बात है, नहीं गुरु जी आगे। कहते मैं आपके आगे सर, नहीं माफ करना सर, मतलब पहले। कहते गुरु जी के आगे चला कैसे हो सकता है, अब बड़ा इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है मेरे को हर तरह से, ठीक है ना। खैर मैंने कहा भाई अब मैं जा रहा हूँ, देखना संभाल लियो। अब मेरे से कहता है कि पानी में पाँव रखो। मैंने रखा पहला कदम, कहते कितना पानी, दूर से पूछ रहा है, कहते कितना पानी। मैंने कहा घुटने से नीचे। अब जानते पानी कहाँ है, अभी बिलो द नहीं है, अंडर नहीं है, बिलो द नहीं। कहता थोड़ा और प्लीज आगे। पानी कहाँ आया, घुटने से ऊपर। कहता पानी कितना है, मैंने कहा अबव द नहीं। कहता थोड़ा और प्लीज आगे, मैंने कहा बिलो द वेस्ट। कहता थोड़ा और प्लीज, मैंने कहा अबव द वेस्ट है, कमर से नीचे। और कहता थोड़ा और प्लीज, मैंने कहा बिलो द नेक। थोड़ा और प्लीज, मैंने कहा अबव द नेक। कहता थोड़ा और प्लीज, मैंने कहा दिमाग खराब है। मैंने कहा ओवर हो जाएगा, ओवर। कहता तभी तो सवा मणि होगी। मैंने कहा वो कैसे, अभी समझा रहा है। कहता सर एक बार ऐसा हुआ, हमारे वो जो देवता हैं वो आ गए किसी के अंदर, ठीक है, आया तो उन्होंने कोई मांग कर ली। मैंने क्या मांग करी, तो मांग कुछ ऐसे करी कि कोई मास्टर मिल जाए ना, उसको चढ़ा दो। और आप थोड़े भोले लगे, तो मैं ले आया, और आपको बोल दिया भगवान जी के चढ़ जाओगे, अब आप आगे जाओ एक कदम। वो जानते क्या हुआ, तो देखे जब सारा लेवल खत्म हो गया तो ओवर। जब तक लेवल है तब तक क्या होगा, बिलो एबो बिलो, और सारा सिस्टम निकल गया तो क्या हुआ, दैट इज ओवर द हेड। सारा लिमिट क्रॉस करने के बाद, तो जहाँ लेवल बनता है ना ऊपर नीचे का, वो हमेशा क्या होता है, बिलो और एबो बन के आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है। हाँ देखिए, पेन से, पेन क्या है आपका इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, है तो करता नहीं, कर्म को कर्ण से, कर्ण होता है कि नहीं, कर्ण इंस्ट्रूमेंट होता है। तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा विद पेन, विद पेन नहीं, विद अ पेन, आर्टिकल ए के साथ। हाँ फिर क्या लिखा है भाई, तलवार से क्या होगा, है विद तलवार, है वही चक्कू खंजर तलवार सारे इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या बनेगा, विद सॉर्ड। फिर क्या लिखा है भाई, आप देखिए स्याही क्या है, लिक्विड है, इंस्ट्रूमेंट है। और लिक्विड में लिखने के लिए क्या चाहिए आपको, हमेशा इन चाहिए, तो क्या दैट इज इन इंक होगा ये। तो केवल बोलते हैं कि राइट योर नेम इन इंक, है अपना नाम सही से लिखो, तो क्या हुआ, राइट योर नेम इन इंक। अब इंक काली पीली धोली कैसे हो सकती है ना भाई, है लाल सही से लिखो तो क्या बनना पड़ेगा, इन रेड इंक। ब्लू में तो क्या बोलना पड़ेगा, इन ब्लू इंक। और ब्लैक में तो क्या बोलना पड़ेगा, इन, हाँ ब्लैक इंक। नेक्स्ट क्या लिखा है, हाँ देखिए पेंसिल से। अब बताओ पेंसिल क्या है, इंस्ट्रूमेंट है या कुछ वैसे ही है। तो देखिए पेंसिल दो तरह से काम करते हैं आपके, जानते कहते हैं, एक तो पेंसिल जो बनी हुई होती है आपकी बाजार में लेके आते हैं, वो तो बनी हुई इंस्ट्रूमेंट है आपका। एक होता है नॉर्मली ग्रेफाइट। अरे होता है जैसे बच्चा कई बार पढ़ता है घर में, चूल्हे में सिक्का निकाला, हाँ, अरे बुझा हुआ कोयला निकाला, कोयला, और क्या लिखना शुरू कर दिया, अभी क्या कोयला क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ये सिंपली ग्रेफाइट का काम करता है। वहां क्या होगा फिर, तो बना हुआ नहीं है तब तो क्या होगा,
इन पेंसिल, और बनावट क्या करना पड़ेगा, विद पेंसिल। इसका पेंसिल के पहले आर्टिकल ए है तब तो क्या करना पड़ेगा आपको, विद, और आर्टिकल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इन लगाना पड़ेगा। तो दो तरह से लिखा जा सकता है इसको, कैसे, इन पेंसिल, तब तो क्या, ये सिंपली ग्रेफाइट है, आपका टुकड़ा है जो आपने लिया और उसे क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। और दी आर्टिकल है तो क्या हुआ, तो ये हो जाएगा विद पेंसिल। तो पेंसिल में दोनों बातें आती, क्या क्या, विद भी आता है और इन भी आता है। विद कब आता है, आर्टिकल के साथ, और आर्टिकल नहीं है तो क्या आएगा आपका भी, इन आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्या लिखा है, हाँ रेलगाड़ी से, क्या होगा भाई, अरे फ्रॉम रेलगाड़ी, कि विद रेलगाड़ी, कि बाई रेलगाड़ी। हाँ तो देखिए जितने भी है ना व्हीकल्स, साधन सुविधा, उसके लिए क्या आता है अभी, बाय आता है। तो बाय बस, बाय कार, बाय शिप, बाय प्लेन, बाय वाटर, बाय एयर, बाय रोड, सारे क्या है ये सारे कलमे साधन सुविधा बताते, क्या करना पड़ेगा, बाय। और देखिए जब भी ये कन्वेंस बनेंगे ना आपके साधन, तो उनके साथ आर्टिकल कभी नहीं आता। ये बीच में आप क्रॉस कर देना, आर्टिकल कभी नहीं कि बाय द ट्रेन, बाय द बस, बाय द शिप, ना, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय शिप, आर्टिकल कभी यूज होता ही नहीं है। हाँ नेक्स्ट क्या लिखा है अभी, हाँ देखिए सोमवार से की अंग्रेजी क्या है, फ्रॉम सोमवार के सिंस सोमवार, है जी, अरे सिंस या फ्रॉम, अरे दोनों आ सकते हैं, डिपेंड टेंस कौन सा है। टेंस परफेक्ट है तो सिंस, और टेंस इंडिफिनिट है तो क्या होगा, फ्रॉम, दोनों आ सकते हैं इसके, तो क्या होगा, फ्रॉम भी आ सकता है और सिंस भी आ सकता है, दोनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बना, देखिए फ्रॉम है, क्या होगा आपका, सिंस मंडे। फिर क्या लिखा है भाई, हाँ घर से का मतलब क्या हुआ है, फ्रॉम होम या फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम होम या फ्रॉम द हाउस, ये कुछ तो मन करता होगा ना आपका भाई, फ्रॉम होम या फ्रॉम द हाउस। होम नहीं है, क्या होगा भाई, फ्रॉम द हाउस। तो दिक्कत यहां पर भी है भाई, किसमें, हाँ भाई, अरे होम और हाउस में दिक्कत है भाई। हाँ क्या कर रहे हैं भाई, ये बाई ट्रेन है आपका, ठीक है ना, क्रॉस का मतलब आर्टिकल नहीं है ये गलत नहीं है, आर्टिकल नहीं है। कहता है फिर ये गलत किया कैसे सर ने, कोई, कोई बात नहीं। हाँ भाई, होम और हाउस में क्या डिफरेंस है, कुछ है तो सही ना, नहीं बताओगे, कह रहा सर कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो हमारा तो होम भी वही है और हाउस भी वही है, क्या फर्क पड़ता है ना भाई, फिर भी कुछ तो अंतर होगा भाई, दिमाग में कभी कोई ऐसे आया हो। हाँ पूछ रहा था शनिवार को क्या हुआ, नहीं मिला, हाँ भाई, अच्छा, अच्छा, होमवर्क आया आया, अब हाउस वर्क नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा आपको, होमवर्क, फिर क्या हुआ, क्या तो कुछ तो है, खैर कोई नहीं। होम क्या होता है, एडजेक्टिव, और होम क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक बात है। और हाउस क्या है, वैसा भी नाउन है। ये तो इस तरह से डिफरेंस है आपका, जो बोलते हैं ना कि होम वर्क, तो जानते हैं वर्क नाउन है, होम क्या है उसके पहले, अरे जगह, अरे कौन सा काम भाई, जो घर पर करने को मिलता है वो वाला, तो क्या हुआ, दैट इज होमवर्क। अच्छा आपका गृह जिला कौन सा है, क्या बोलते हैं इसे, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलते क्या भाई, तो क्या होम की बनी हुई जगह है, तो देखिए होम बनी जगह नहीं होती, होम का मतलब होता है जहां से आपका संबंध है, वो आपका क्या होता है भाई, होम। अपना खुद का देश कौन सा है, अरे इसको बोलते हैं वैसा होम कंट्री। अपना खुद का गांव कौन सा है, उसको बोलते हैं होम टाउन। तो होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट, होम कंट्री, सब क्या है ये सारे एडजेक्टिव है, ठीक बात है। और हाउस क्या होता है भाई,
तो देखो होमवर्क में क्या होगा भाई, तो होम का नाउन के पहले तो क्या बन के आता है, ये एडजेक्टिव। ठीक बात है। हाँ क्या लिखा भाई, को होम, और क्या होगा भाई, हाँ कम होम। जानते होम किसका जवाब है यहाँ पे, अरे वेयर का आंसर क्या होता है, अरे एडवर्ब होता है। ठीक बात है। अब आपका लगाने का मन कर सकता है टू यहाँ पे, है गो टू होम, है कम टू होम, इस होम के साथ टू लगता ही नहीं है। जानते क्यों, एडवर्ब है खुद है। तो गो होम का मीनिंग क्या हुआ, अरे घर जाओ, तो जाओ कहाँ, अरे होम वेयर का आंसर है, और आ जाओ कहाँ, अरे घर आ जाओ। तो क्या हुआ, कम होम का मीनिंग क्या हुआ, घर आ जाओ, है तो कम होम परदेसी, है घर आ जा क्या भी, हाँ परदेसी। तो होम क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, और होम क्या हो गया आपका एडवर्ब। ठीक बात है। और एक वर्ड ग्रुप अपने आप में होता है, ये ईडियम है आपका एक। एट होम का मतलब क्या होता है, ये होता है घर पर, और घर पर का मतलब क्या हुआ, घर के अंदर कहीं, है भाई, जिसको कह रहे हो उस पे घर पे है, पक्का ना। अच्छा अच्छा, आपका नाम है भाई। अब देखिए नीतीश ने मेरे को फोन किया, कहता सर मैं तो हूँ कोचिंग में अभी, आप कहाँ हो, मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कहते मुझे आपसे मिलना है, मैंने कहा अभी मत का, मैं के आसपास में गया हूँ तो घर पर, लेकिन हूँ मैं आसपास, किधर है, हूँ तो मैं घर पर, लेकिन अभी मत आ, आधे घंटे बाद आ जा, फिर मैं तेरे को मिल जाऊंगा। तो कह सर ऐसे कैसे, मतलब घर पर और आसपास, मैंने कहा घर पर ऐसे ही होता है, वो एट होम होता है। हूँ तो मैं एट होम, लेकिन अभी मत आ, क्योंकि मैं आसपास में किसी बात करने गया हुआ हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एट होम का मतलब होता है जिस काम पे आप जाते हैं रोजमर्रा पे, उस पे आप गए नहीं, इसलिए आप कहाँ हैं, घर पे। लेकिन घर के चार दीवारी के अंदर होना आपका कोई जरूरी नहीं, वो क्या होता है, वो एट होम होता है। और इन द हाउस है तो भाई साहब घर की चार दीवारी के अंदर ही है वो, ही फर्क है। तो इसका मतलब क्या होता है, घर पर का मीनिंग क्या हुआ, आप रोजमर्रा के काम पे नहीं गए हैं, वो होता है घर पर। और इसके घर की बाउंड्री से पोजीशन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात है। तो ईडीएम है, और ईडीएम के शाब्दिक अर्थ नहीं होते, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। ना ना ना, ऐड का तो 50 ही यूज है भाई साहब, लेकिन अपने तो वही पॉइंट कर रखा है ना, उसमें से बाहर निकालेंगे बाहर। ठीक है, तो बात क्या बनी आपकी, तो ये होम और हाउस का डिफरेंस समझ में आ गया क्या, ठीक है फिर देख लेना, है ना। तो अभी कहाँ से आ रहे हो भाई, तो बनी हुई जगह से कहीं से आ रहे हो क्या, दैट इज फ्रॉम द हाउस। हाँ नेक्स्ट क्या लिखा है भाई, ओ लाल साड़ी पहने हुए, हाँ अभी क्या होगा इसका, और देखिए जो भी चीज अपन बॉडी पे धारण करते हैं पहने होते हैं, उसके लिए इन आता है भाई, तो क्या हुआ, दैट इज, क्या होगा, इन रेड साड़ी। इन अच्छा लग रहा है ना साड़ी में, क्यों बताए, क्योंकि साड़ी लंबी साड़ी होती है कि नहीं भाई, हाँ कितनी लंबी होती है साड़ी, 4-5 मीटर की तो होती होगी ना भाई, हाँ, लपेटे 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 आखिर में क्या हुआ, अरे पल्लू लगा दिया ना भाई, अब पूरे अंदर है किसके, दैट इज क्या होगा, इन रेड साड़ी। और केवल वैसा कपड़ा इतना मोटा होता है कि बाहर कुछ दिखता नहीं, और फिर भी देखना है तो फिर ऐसे पोपला करके निकालते नहीं हो एक, और कई बार तो है, दोनों से है ना, घूंघट प्रथा में ऐसे ही होता है कि नहीं, हाँ वो ऐसे होता है, कई बार एक आंख से, और कई बार डिपेंड करता है कि देखना क्या है ना उसके हिसाब से अब नहीं, कम देखना है ज्यादा देखना उसके हिसाब से, है ना भैया, सामने कौन बैठा है? तो पल्लू रखना ठीक है, लेकिन पल्लू इस तरह से रखना कि आदमी की आजादी खत्म हो जाए, तो थोड़ा सा मामला कैसे है भाई, हाँ थोड़ा चैलेंजिंग है। और आप क्या पता कि घूंघट रखने से इज्जत ज्यादा होती है, ना ना, जब आंखों से आंखें नहीं मिलती ना, तो वैसे गाली देना आसान है। कई बार देखता हूँ घूंघट के अंदर महिला, डोकरो कब मरे, डोकरी कब मरेगी,
मतलब आमने सामने कहना चैलेंज ही है, लेकिन घूंघट निकालने के अंदर अंदर बहुत कुछ कहा जा सकता है ना भाई। तो आंखों की शर्म होती है, तो घूंघट निकालने से थोड़ी होता है भाई, है। अभी भी है कई जगह घूंघट निकालने का सिस्टम है, हाँ पर्दा होता है, इज्जत होती है, लेकिन वो देख लेना, वो तो कोई नहीं। अच्छा, कई बार आते हैं जब दुल्हन घर में आती है तो बेचारे को उसको कहता है कि पूरी ढक के रहेगी, तो हाँ, नहीं नहीं अभी भी, नहीं नहीं अब तो अभी भी है कई जगह पे। अरे है, बिल्कुल है अभी भी। हाँ हाँ, अभी भी घूंघट प्रथा बहुत है भाई, अभी भी, अभी बर्दाश्त नहीं है जहाँ थोड़ी पढ़ाई आ गई ना वहां पे तो धीरे धीरे घूंघट क्या हो रहा है। लेकिन जहाँ पढ़ाई नहीं, बिल्कुल देहात ये इलाका है वहां पे, अब जैसे आप चले जाओ भाई साहब उदयपुर साइड में, भाई साहब अंगुलियां ढाक लेते हैं, अंगुलियां तक दिखना नहीं चाहिए बॉडी का कोई भी पार्ट, है। और उसकी वजह क्या थी, राजा लोग थे ये घूंघट प्रथा आई राजाओं की वजह से, बेटा बदमाश थे ये। राजा निकलते थे ना कई बार बाहर, नजरें घूमती थी बेटा कि चोर होते थे वो, और कोई सी महिला देखी कि ये सुंदर देखी तो मेरी है, हेलो राजा ने कहते मेरी है तो राजा की हो गई भाई। ये लोग बहुत ढाक के रखते थे कि डाको डाको, हाँ राजा की देख नहीं ले इसको, इन्हें ढाके रखते थे बेचारे, वो लोग क्या करते हैं बेचारे, पता चल गया कि सुंदर है तो कभी इसके बस कैसे, है। तो ये था सिस्टम भाई साहब घूंघट प्रथा का वहां से। अब चल रहा है अभी भी, जहाँ शिक्षा आ गई वहां तो कम हो गया, बाकी तो। और कई बार तो इमरजेंसी भाई साहब, इमरजेंसी में घर में कोई नहीं है, बेटा है, बेटे की बहू है, और कौन है, ससुर जी हैं, और बीच में छोटा सा बाल गोपाल है, नन्ना मुन्ना, अभी 4 5 10 दिन का ही हुआ है अभी। अब इमरजेंसी आ गई, बात कैसे करें, ससुर जी से बात करना बोले चले जाएंगे, तो कि बेटा अपने बाबूजी से कहे अर्जेंट काम है, बेटा है, बाबूजी से कहे, बाबूजी सुन लिया, कहते बेटा तेरी माँ से कह दे काम हो जाएगा। वहां भी बीच में भाई साहब आ रहा है कोई ना कोई, वहां भी डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, बताओ, अभी भी है कई जगह पे। हाँ होता है, हालांकि ससुर पिता होता है, लेकिन फिर भी बोलने का अधिकार नहीं होता है, मतलब ये क्या हुआ। नहीं नहीं, बहू तो खैर इज्जत नहीं देती, कि बहू तो कहते कि ज्यादा मत बोले कि, और ज्यादा बोलना तेरे यहाँ से लिया साथ में किसी को, हाँ, तो होता है, देख लेना वो तो अभी इन्हें क्या है भाई, रेड साड़ी। नेक्स्ट क्या लिखा है भाई, हाँ लाल साड़ी ली हुई, इसका पहने हुए नहीं है, पास में है, तो क्या बनेगा ये, क्या लिखा, विद रेड साड़ी। नेक्स्ट क्या लिखा है, और पहने हुए हैं तो इन, तो चीज छोटी हो चाहे बड़ी हो, यदि आप पहने हुए हैं धारण किए तो क्या करना पड़ेगा आपको, इन लगाना पड़ेगा, तो क्या हुआ, इन। सोने की अंगूठी है कि सुनहरी अंगूठी है, अरे सोने की ही है तो क्या, दैट इज गोल्ड रिंग है, और सोने जैसी है तो क्या, कोई भी गोल्डन, अरे गोल्डन का मतलब क्या होता है, वो सोना होता नहीं है, सोने जैसी होते हैं। और कई बार देखिए लोग बाग गोल्डन डाई करते हैं बालों पे, तो वो सोना थोड़ी हो जाता है, और डाई करने सोना हो जाता है, मैं रोज लगाऊं रोज कटवाऊं, है? तो सुनहरा होता है, सोने जैसा होता है। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है अभी, अब लियो का मतलब पहने हुए नहीं, बल्कि क्या है भाई, पास में है, तो विद। तो देखिए इन वर्ड ग्रुप से आपके क्या समझ में आई, कि प्रीपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको समझना पड़ेगा। और कुछ आपकी तरफ से लापरवाहियां हुई है, कुछ गुरुजी की तरफ से और कुछ किताबों की तरफ से हुई, और उसी उधड़ में क्या हुआ है, हमारी नैया डूब गई भाई, कुछ खुद ने करी, कुछ गुरुजी ने करवा दी, और कुछ क्या हुआ है, किताबों से मामला बिगड़ गया, उससे हुआ क्या, गलतियां होना क्या होगी भाई, गलतियां होना शुरू हो गई। अब देखिए आप गलती कैसे करते हैं, देखना अभी, है बिना सोचे समझे लगाते हैं पल प्रेपोजिशन, है कैसे, जरा देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे क्या बोला कि भाई इसके पहले लगा दो प्रीपोजिशन, आप पूरे एग्जाम में एक ही प्रश्न है, 250 मार्क्स का, इतना ही है बस, कह रहे हैं इसमें सही लगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ क्या लगाने का मन कर रहा है भाई, है जी, कौन को ऐड कौन को लगाना चाह रहा है भाई, कैसे पता, नहीं नहीं बिना सेंटेंस के नहीं, हाँ सुन रखा है ना मतलब, हाँ कह रहे सर ने कह रखा है कि देख सुन ओ को लोग दिखे ना, जानते हैं किसकी दिक्कत है ये, अब सर ने सिखा दे कि ओ को लोग जब भी दिखे ना, तो ज्यादा सोचना नहीं, तेरे को क्या लगा दे, ऐसा थोड़ी होता है,
सेंटेंस प्रयोग होने के बाद पता चलेगा इसके पहले क्या क्या प्रीपोजिशन आ सकते हैं। तो किसी प्रीपोजिशन को लगाने से पहले सेंटेंस देखा जाना क्या है भाई, जरूरी है। नहीं तो अब सेंटेंस आपने पढ़ा नहीं, कहते आ गया, आ गया, कसर पढ़ाते आ जाता है? वहां कुछ और कहना चाह रहा था और आपने कुछ और कर दिया। तो जानते हैं इसके पहले क्या क्या आ सकते हैं? सर लगा देता हूँ एक बार, इससे आप तैयार हो जाओगे कि आपको किसी एक वर्ड ग्रुप को देकर प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा वाक्य समझना पड़ेगा आपको। ठीक बात है। तो जो आपका है वो देसी तो है ही, इसमें ऐड तो है ही ना, वो तो अपना खुद का, उसको तो पहले लगाएंगे, है सबसे पहले कहता हाँ है। और जहां तक ऐड सेवन ओ का मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई साहब 6:60। अरे हुए कि नहीं, 6:60 का मतलब क्या हुआ, 6:60। हाँ 60 मिनट, 7 नहीं, 60। अरे 7 बजे का नहीं, इसका मतलब समय ना इधर ना इधर, वो क्या होता है, वो होता है एट। कर जो अपने बॉम्ब लगाया है ना, वो 7 बजे फटेगा। इसका मतलब समय ना इधर होगा, इधर 7 बजे है, इधर दौड़। इसको बोलते हैं एग्जैक्ट टाइम बोलते हैं, जो समय इधर उधर नहीं हो सकता। अच्छा आपके एग्जाम का टाइम टेबल होता है कि नहीं, आपका एग्जाम शुरू कितने बजे होगा, जितने भी हैं लेकिन वो क्या होगा, अरे वो ऐट होगा भाई, क्योंकि आपको उसके पहले और उसके बाद की गुंजाइश नहीं होती। तो जहाँ पहले और बाद का सिस्टम नहीं, वो क्या होता है, हमेशा ऐट होता है। अच्छा और देखिए जरा, ये इतने सारे आ सकते हैं प्रपोजिशन किसके पहले। अब बताओ 7 o'clock के पहले क्या लगाओगे, कहता नहीं, नहीं। अब वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे, और हर चीज का अपना अपना क्या है, मीनिंग है। तो इसे एक बार कॉपी कर लो, फिर मीनिंग लिखवा देते हैं इनके। इससे ये होगा कि जानते प्रीपोजिशन लगाते समय आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, फिर जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो किसी वर्ड ग्रुप के पहले कई सारे अलग अलग प्रीपोजिशन आ सकते हैं, अलग अलग मीनिंग के हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा देखिए 7 o'clock का मतलब क्या निकालेंगे आप, 7 बजे, मतलब ना इधर उधर समय क्या होगा आपका, 7 बजे हो गया। अच्छा सिंस 7 o'clock का मीनिंग क्या हुआ, ये हो जाएगा 7 बजे से। जानते टेंस कौन सा होगा, परफेक्ट होगा। इसका मीनिंग क्या निकालेंगे आप, लिख लो हिंदी मीनिंग इनके, क्योंकि याद आजकल कम रहता है ना, प्रैक्टिस ही नहीं है, एक बार में याद होता ही नहीं चीजें। अच्छा फ्रॉम 7 o'clock का मतलब भी क्या है, ये भी 7 बजे से, लेकिन टेंस कोई और होगा, कौन सा इंडिफरेंट होगा आपका, कौन सा होगा, लेकिन मीनिंग दोनों क्या निकलेगा, सिंस का भी से और फ्रॉम का मतलब भी से। अच्छा फिर क्या लिखा, बाय, मतलब क्या हुआ, 7 बजे तक। तो देखिए तीन शब्द है हमारे पास, कौन कौन से, बाय टिल और अनटिल, इन तीनों का मीनिंग सेम है। क्या निकलेगा, 7 बजे तक। और भाई अनटिल में सिंगल एल है, ठीक है ना, डबल एल मत करना, आदत है अपनी। अनटिल में सिंगल एल है, वो अपने तो टिल में दो है, तो अनटिल में भी दो चाहिए ना। तो 7 बजे तक इसका मतलब निकलेगा। बिफोर का मतलब क्या हुआ, 7 बजे से पहले। आफ्टर का मतलब क्या हुआ, 7 बजे के बाद। और अबाउट का मतलब क्या हुआ, और अबाउट 7 o'clock का मीनिंग, इसका मतलब है 7 बजे के आसपास।
अब इनका मतलब समझ लो एक बार, क्या कहना चाहते हैं। जब आपसे कहते हैं कि 7 बजे फोन कर, इसका मतलब 7 बजे करना है। थोड़ा पहले किया तब भी बात नहीं करेंगे, थोड़ा बाद में किया तब भी नहीं करेंगे। कब करना है आपको? 7 बजे, ना इधर ना इधर। अच्छा, फिर क्या लिखा है? सिंस का मीनिंग क्या? 7 बजे से काम शुरू होगा और आगे क्या होगा भाई? चलता रहेगा। वही मतलब किसका निकलेगा आपका? 7 बजे से का मीनिंग क्या हुआ? 7 बजे का टाइम इसमें क्या है? शामिल है। अच्छा, फ्रॉम 7 o'clock का मीनिंग 7 बजे का टाइम इसमें शामिल है। 7 बजे से लेकर आगे जब तक चल रहा है चलने दो। फिर क्या लिखा? बाय टिल और अंटिल का मतलब 7 बजे तक। इसका मतलब पहले शुरू हुआ है और वहां से लेकर 7 बजे तक, इसका 7 बजे का टाइम इसमें भी क्या है? शामिल है। और मैं आपसे कहता हूँ 7 बजे तक आ जाओ, तो आप 7 बजे से पहले आते तब भी दिक्कत नहीं है, और 7 बजे भी आ गए तब भी दिक्कत, और 7 बजे बाद आए तो कहता नहीं, अब नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कितना टाइम दिया था? 7 बजे तक ही दिया था। अच्छा, फिर क्या? बिफोर 7 o'clock का मीनिंग क्या हुआ? अब 7 बजे का टाइम इसमें शामिल नहीं है, 7 बजे से पहले। और आप 7 बजे आए तो कहता ना, पहले का कहा था मैंने आपको, ठीक है। फिर क्या लिखा है? आफ्टर 7 o'clock बोले तो इसमें भी 7 बजे का टाइम शामिल नहीं है। और आप 7 बजे आ गए तो कहते हैं अरे कहा था 7 बजे बाद आना, 7 बजे आ टपके। नहीं बात करेंगे आपसे, ठीक है, हम समय के पाबंद नहीं है, ठीक है। और फिर क्या लिखा है भाई? 7 बजे के आसपास है, थोड़ा सा पहले, 7 बजे भी, और 7 बजे के थोड़ा सा बाद भी। और जो बोला ना कि 7 बजे के आसपास आ जाओ, तो भाई 5 बजे आके बैठ गया, कहते 5 बजे, तो आपने कहा 7 बजे के आसपास, तो मैंने कहा 7 बजे के आसपास 5 कब से? कहते हमारा तो ऐसे ही होता है। तो तो 7 बजे के आसपास का मतलब होता है 7 बजे के 10-5 मिनट पहले, 7 बजे भी और 7 बजे के 10-5 मिनट बाद। इसका मतलब पौने 7 से लेकर 7:15 बजे का मामला क्या होता है? ये अबाउट 7 o'clock होता है। तो आप समझ सकते हैं ना। तो एक वर्ड ग्रुप को देखकर प्रीपोजिशन कभी सेट नहीं होगा। ऐसे और भी दिक्कतें हैं बहुत सारी आपकी लाइफ में। हाँ, क्या लगाने का मन करेगा आपका? ऑन लगाने का मन करेगा, कह रहा है कि डे आते हैं ऑन लगाओ। कभी देखा ना संडे मंडे ट्यूसडे, हम्म, क्या लगा दे? अरे ऑन आता है लेकिन हर बार थोड़ी ऑन है। ये सारे आ सकते हैं इसके पहले भाई साहब। सोमवार से पहले, सोमवार के बाद, सोमवार तक, सोमवार से, बट ऐट नहीं आएगा बस। बाकी सारे आ सकते हैं इसके साथ। तो देखो जी, जल्दबाजी में कुछ करने का नहीं। तो ऑन तो अपना देश ही है ही, बाकी बहुत सारे आ सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आया आपके? कि जल्दबाजी में प्रीपोजिशन लगाने का नहीं, और लगा दिया तो गलती होने के पूरे पूरे क्या भाई? चांसेस है, और उस चांस से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हटा दो इन्हें। अच्छा, अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं आप लोग? अरे यूनिट में ना, यूनिट का मतलब क्या हुआ? और पक्का यूनिट बन के कुछ ना कुछ तो काम करेगी वो आपका सेंटेंस में। सेंटेंस में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एडवर्ब होते हैं कि नहीं भाई? होते हैं ना। तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा कि नहीं करेगा? तो होगा क्या, देखिए। अब ऑब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन है तो सिंगल वर्ड में, और नाउन है तो सिंगल वर्ड भी हो सकता है, वर्ड ग्रुप भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है। तो जानते हैं पूरी क्या कहलाएगी आपकी? ये पूरी क्या है? ये वैसा पूरी आपकी ये क्या है? यूनिट है, जो आपको एक साथ रीड करनी पड़ेगी इसे, ठीक बात है। और यूनिट बनने के बाद क्या हुआ? यहाँ तो बनती है एडजेक्टिव, यहाँ क्या बनेगी ये? इसका प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर ये क्या बनती है? यूनिट बनती है। यूनिट बनने के बाद क्या हुआ? या तो एडजेक्टिव, या क्या बनेगा ये? एडवर्ब बनेगा। अब कैसे पता चलेगा एडवर्ब बनेगा कि एडजेक्टिव बनेगा? तो कोई भी चीज आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब, इसका पता कौन करके बताएगा आपको? हाँ, WH वर्ड्स है इसका बहुत बड़ा रोल है शब्दों को सही क्रम में लाने का। अच्छा, एडजेक्टिव किसका जवाब होता है भाई? एडजेक्टिव।
वैसे तो बहुत सारे होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ नाउन होता है, विच नाउन होता है, हुज नाउन होता है, हाउ मच नाउन भी, हाउ मेनी नाउन भी होता है, लेकिन नॉर्मली दो होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ और विच। ये तो ऐसे वर्ड ग्रुप है जो नॉर्मली आपको एडजेक्टिव ढूंढ के दे देता है कि वो कहाँ आना चाहिए। ठीक बात है, तो किसका आंसर होगा ये? तो प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर जब एडजेक्टिव बनेंगे तो किसका आंसर होगा ये? तो नॉर्मली आंसर किसका होगा? या तो विच का या फिर व्हाट काइंड ऑफ का जवाब होगा। नॉर्मली किसका होता है? विच का होता है। बाकी व्हाट काइंड ऑफ का जवाब भी हो सकता है। क्या होगा ये होगा विच का आंसर। और जानते हैं एडवर्ब कब बनेगा ये? अरे बाबा एम्पीटीआर होते हैं कि नहीं, क्या बनेंगे ये? तो देखिए मैनर, प्लेस, टाइम और क्या होता है आपका रीजन, जो क्या होते हैं सारे के सारे एडवर्ब्स होते हैं ये। तो देखिए जो हल्की फुल्की चीजें हैं ना, इनको हमने ऐसा कर दिया मतलब कि हमें लिखे समझ नहीं आता हमारे, तब नॉट बनता है। जरा लिखिए। तो लिखिए प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट मिलकर, देखिए प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट मिलकर, क्या अभी प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट मिलकर यदि विच का जवाब होता है तो, यदि विच का जवाब होता है तो क्या होता है अभी? विच का जवाब होता है तो वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? हमेशा विच का जवाब होता है और नाउन के तुरंत बाद यूज होता है। और क्या नाउन के तुरंत बाद यूज होता है। कभी नाउन के तुरंत बाद यूज होता है। एडजेक्टिव कहाँ आता है भाई? नाउन से पहले, नाउन के बाद नाउन के लिए पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं? ये कहाँ मिलेगा आपको? तो प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर जो बनेगा ना एडजेक्टिव, तो कहाँ मिलेगा ये मिलेगा आपको नाउन के तुरंत बाद। क्या करेगा उसी नाउन की, क्या करेगा ये विशेषता बताएगा कहीं ना कहीं, और आंसर किसका बन के आएगा? ये विच का आंसर बन जाएगा। ठीक बात है। अब लिखे दूसरा नोट। तो देखिए प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट मिलकर, देखिए प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट मिलकर प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट मिलकर यदि हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई का जवाब होता है तो क्या होता है? हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई का जवाब होता है तो हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई का जवाब होता है तो वही एमपीटीआर। तो प्रीपोजिशन तथा ऑब्जेक्ट मिलकर यदि हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई का जवाब होता है तो हमेशा एडवर्ब होते हैं। तो वह क्या होता है? भी हमेशा एडवर्ब होते हैं। और ज्यादा ऐसा करने से क्या होगा? आप जो इंग्लिश रीड करने की है क्षमता, समझने को अपने आप क्या होगी भाई? है विकसित हो जाएगी धीरे धीरे। अभी जो आप पढ़ते हैं आपका लिखा समझ में नहीं आता भाई, कहता है बस पढ़ रहे हैं जी। अब पढ़ना व्यर्थ है जब तक समझ में नहीं आता है। अच्छा, अंग्रेजी पढ़ना कब आपको अच्छा लगता है? जब आपके दिमाग में साथ साथ में हिंदी चलती है, और जब हिंदी चलना बंद होगी साथ साथ में कहते रहे बात है, अब मजा ना आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ, हिंदी पढ़ते समय कभी आपके दिमाग में अंग्रेजी आती है क्या? हाँ हाँ, आए तो कहते जरूरत नहीं। और अंग्रेजी पढ़ते समय साथ साथ में हिंदी नहीं आती है तो आप अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते। इसका मतलब पैरेलल चलना चाहिए क्या, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी। और वो कब होगा? जब आप ठीक से रीड करोगे तब होगा। और ठीक से रीड करना हमको किसी ने आज दिन तक नहीं समझाया है। कोर्स पूरा हो गया, एग्जाम दे दिया और फाइनली कहता किस्मत ने साथ नहीं दिया।
ये तो है। और 99.99% लोगों की किस्मत साथ नहीं देती है। अरे जितनी वैकेंसी आती है, जितने फॉर्म भर जाए, उसके हिसाब से वैसे 1% भी सिलेक्शन नहीं होता है उसमें। तो क्या उन सबकी किस्मत खराब है? ऐसी भी क्या किस्मत है? गंदी है तो। हाँ, गंदी गंदी होती है ना किस्मत, साथ नहीं देती है यार, देगी कहाँ से? जब आप काम ही उल्टे पुल्टे कर रहे हो तो। हाँ, वही किस्मत बोल दो, लक बोल दो, भाग्य बोल दो भाई साहब, है। हाथ में रेखा नहीं है, रेखा ही नहीं है हाथ में। ये वैसे बनाए हुए सारी चीजें हैं। अच्छा मुझे बताओ, आज से 50 साल पहले बैंक भी होता था क्या? 50 का 25 साल देख लो, 30 साल देख लो, बैंक भी होते थे कभी? वैसे पकड़ के बैठे थे, काम कर ले बैठ के, पढ़ा लिखा है ना, कर संभाल, संभाल लिया काम। कहाँ था बैंक पीओ? अब लाइन दिखती है, कहते हैं ये बैंक पीओ की लाइन, ये बैंक कलर की लाइन है। अब तो वीडियो की लाइन आ गई, ग्राम सेवक की, पटवारी की लाइन, सारी रेखा उगरी धीरे धीरे। ऐसे देखते हैं, हाँ कहते पटवारी की लाइन किधर है। और केवल और बोलते हैं कि तैयारी मत कर, तेरा लाइन ही नहीं है भाई साहब। उनसे पूछो कि आपने कौन कौन लाइन देखी है अपनी। तो ये कुछ नहीं है, सब आपके हाथ में, जो भी करना है सब आपके हाथ में है। लेकिन फिर भी माता पिता होता है ना कई बार, कहते छोरे का सब हो नहीं रहा है कुछ, है और तक लाइन से, है लाइनें देखते हैं वो, मत दिखाना। सवामणि एक श्रद्धा का विषय है, वो अलग चीज है। नहीं तो हमारे तो नॉर्मली जानते ना क्या होता है, कहते इसमें होगा ना सिलेक्शन तो जो पहली सैलरी है ना, तेरे चरण में अरबी सवा मणि, उसमें से देखूंगा तक नहीं उसकी तरफ में, है तो। अब अब कौन नहीं बोलता सवा मणि, बताओ। अब किस किस का साथ देगा भाई? तो है ना, ये जो भगवान जी ना, भगवान जी ये जानते, गांधी जी के 3 बंदर यही है असल में। अच्छा एक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, जस्ट इमेजिन, श्रद्धा एक अलग चीज है, बाकी अंधश्रद्धा है ना, वो गड़बड़ है। आप श्रद्धा रखो, उससे क्या होता है, आपका टाइम टेबल सेट होता है, सुबह उठना, नहाना धोना, पूजा अर्चना, इससे क्या होता है, आपकी दिनचर्या का एक बढ़िया हो जाती है, तो आपको एक अच्छी फील आती है अंदर। और इनमें तो कुछ करते नहीं है, कहते 8-9 बजे उठते हैं, ब्रश किया किया नहीं किया, है बाल धोए नहीं धोए, कंघी करी वैसी कर दिया, ये क्या होता है? अब इसमें क्या पढ़ने का मन नहीं करता आदमी को, खबर क्या वो श्रद्धा नहीं बने। इसे श्रद्धा बनती है। अब जैसे एक माँ है मंदिर में खड़ी है, ठीक है, माँ के पेट में एक बच्चा है, और पास में भी क्या है, एक छोटा सा बच्चा है जो भी थोड़ा समझने लग गया है। अब जानते हैं, माँ भी कुछ मांग रही भगवान जी से, और बच्चा है ना साथ में, वो भी कुछ मांग रहा है भगवान जी से। अब जानते हैं माँ क्या मांग रही है, कहते हैं भगवान बेटा तो है, एक बेटी दे दे तो मेरा परिवार क्या कंप्लीट हो जाएगा, बस बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जानते बच्चा उसी दौरान पैरेलल कहते भगवान, कहते मेरी माँ के पेट से मुझे खिलौना दे दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब वो तनाव में आ गया, भाग्य वहां से। कहते मैं किसकी सुने थे, मासूम की सुनो या माँ की सुनो, बताओ किसकी सुनेगा वो? जस्ट इमेजिन आप, मासूम की सुनता है तो खिलौना ले नहीं सकता, ठीक है, और माँ की सुना तो मासूम नाराज हो जाता है। तो टू हुम, किसको खुश करें भाई साहब? श्रद्धा है, बढ़िया बात है, और ऐसी बातें मत मांगो उससे जो रात को फांसी खा ले वो खुद भी। और भगवान जी रात को फांसी खाते तुम्हारी कसम। इतनी मांगे आती हैं, इतनी मांगे आती हैं कि वो किस किस की पूरी करेगा बताओ, है। और कई बार तो उनको नहीं पता कि ये भी है वैकेंसी दुनिया में कोई, उनके सिलेबस में नहीं आया, और मांग लिया वहां से। अब वो पता करते रात को कि चला है कहाँ ये, है वो बुलाते हैं लेखा जोखा वालों के, आ यार बताइए को मांग गया छोरा, यार बताओ ये। हाँ बताओ, फिर नारायण नारायण, तो टेंशन मत करो, इनका तो काम ही मांगना है रे, है। आप तो अपनी जिंदगी जियो, है, फन पे बैठ दो भगवान जी के, आराम से जियो रे। बहुत तनाव है इंसान से भी ज्यादा, तनाव में कौन है? भगवान जी भाई साहब है। इतनी पब्लिक रोज कुछ न कुछ मांगती, बताओ कहाँ कहाँ से क्या कर देंगे बताओ। कोई दूध मांग डाल के, कोई दही डाल के, कोई धतूरा चढ़ा के, कोई आंकड़ा चढ़ा के, है। शिव जी को बेचारे ऐसी तैसी कर रखी लोगों ने। शिव जी कहते हैं कि मेरे को जितना गंदा करना है ना कर लो तुम। लेकिन साला जिस दिन आंख खुली ना, है, उस दिन तुम्हारी तबाही हो जाएगी, फिर कहना मत कुछ। क्या यार मतलब। तो क्या बात बनी? तो श्रद्धा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधश्रद्धा है ना, वो ब्लाइंड फेथ, वो थोड़ा तकलीफ वाला होता है। बाकी तो श्रद्धा हर किसी में होती है।
तो बात क्या हुई भाई, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर कभी एडजेक्टिव कभी क्या बनेगा आपका, एडजेक्टिव का बनेगा जो विच का जवाब होगा, और कहाँ मिलेगा आपको, नाउन के बाद मिलेगा। तो जरा एक वाक्य लेकर आओ, उसे बताना वो क्या वर्ड ग्रुप है, ठीक है ना। क्या लिखा है, द गर्ल इन द गार्डन इज माई कजन। तो देखिए लड़की मेरी कजन है, एक सवाल पैदा होता है, कहते कौन सी लड़की भाई। तो देखिए गर्ल क्या है, नाउन है, और जान नाउन के बाद क्या लिखा आपने, प्रीपोजिशन, और क्या है प्रीपोजिशन का, तो ये प्रीपोजिशन है, ये क्या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और पूरी क्या बनी आपकी एक, और यूनिट है कि नहीं भाई, और जानते यूनिट किसका आंसर है ये। तो देखिए लड़की है मेरी कजन, कौन सी वाली, जो गार्डन में है, तो बताइए इन द गार्डन क्या हो गया, अरे एडजेक्टिव हो गया, किसका विस्तार कर रहा है, नाउन का, और नाउन का विस्तार करने वाले क्या होते हैं, अरे हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, कभी नाउन के पहले आते हैं कभी नाउन के बाद आते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो जहाँ लगा रखा है ना, आप वहीं से उसको समझना शुरू कर दो। तो एक वर्ड लिखा था देखिए, गर्ल इन रेड स्कर्ट, का मतलब क्या हो, लड़की कौन सी, जो लाल स्कर्ट में, अरे एडजेक्टिव हक नहीं भाई किसका, गर्ल का। तो नाउन के बाद जब आता है कोई प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, तो किसकी बात करेगा, नाउन की बात करेगा, और नाउन की बात करने वाले शब्द क्या होते हैं, अरे भाई हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव बनने के लिए भी एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता है, कई सारे वर्ड मिलकर क्या बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है। लेकिन हमने क्या कर रखा है, सिंगल सिंगल वर्ड एडजेक्टिव याद कर रखे हैं, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ब्रेव, ऑनेस्ट, कहते हैं ये एडजेक्टिव है, इसके अलावा हमने कभी, और हम जो पढ़ते हैं ना मैटर, तो इसमें ये शब्द दिखाई देते नहीं है, कुछ और ही दिखाई देते, कुछ और दिखाई देते, उनके बारे में हमको जानकारी होती नहीं, फिर लिखा हुआ समझ में आता नहीं है। क्या लिखा, द गर्ल इज सिटिंग इन द गार्डन, का मतलब क्या हुआ, तो देखिए लड़की बैठी हुई है, और जाते इन द गार्डन किसका आंसर है भाई, ये आपका प्रीपोजिशन है भाई, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, पूरी क्या है ये, अरे पूरी यूनिट है कि नहीं भाई, अब बता पूरी यूनिट किसका आंसर है, अरे वेर का आंसर है, वेर का आंसर क्या होता है, तो लड़की बैठी हुई है कहाँ, गार्डन में, तो क्या हुआ, एडवर्ब हुआ कि नहीं भाई, और एडवर्ब क्यों हुआ, क्योंकि वेर का आंसर है। तो देख कौन सा वर्ड किसके लिए आता है, उससे सारा मामला डिसाइड होगा, सारा का सारा। क्या लिखा भाई, ये इसको थोड़ा टेंस बदलना, आई हेल्प कर लेना इसको ना, आई हेल्प अ लेडी, क्या भी विद बेबी,
क्या मतलब भाई? तो देखिए मैंने मदद करी किसकी भाई? लेडी की। कौन सी लेडी की मदद करी? हाँ, जिसके पास बच्चा देकर हेल्प नहीं करी है। कहते मैंने एक महिला की सहायता करी, कैसे कि बच्चा देकर, कहते ले जा, मेरे दो चार पांच एक्स्ट्रा हैं। अरे मैंने उस महिला की हेल्प करी जिसके पास क्या था भाई? अरे बच्चा था। तो कौन सी महिला? जिसके पास बच्चा था। किसके लिए काम में लिया है? लेडी के लिए। क्या हुआ ये? एडजेक्टिव। किसका आंसर है? अरे विच का आंसर है भाई? तो कहाँ लिखा है इसको? नाउन के बाद। और इसी का पार्ट था, आई हेल्प्ड अ लेडी। कौन सी लेडी? उस महिला की सहायता करी जिसके पास क्या था भाई? बच्चा था। तो देखिए शब्दों का क्रम कितना इंपॉर्टेंट है वो समझना जरा आप। हमने इसको नहीं समझा, बाकी सब समझ लिया। और आपका प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको वर्ड पावर अच्छा नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है कि आपको लिखा समझ में नहीं आता। तो देखो जरा किसका जवाब है अभी ये। और जानते हैं पूरा यूनिट बनता है कौन? प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनता है? पूरी एक यूनिट बनती है। अब किसका आंसर है वैसा उसका काम है। तो क्या मतलब निकला देखिए, अ लेडी कैम का मीनिंग क्या हुआ? एक लेडी आई कहाँ? कमरे में आ गई। इसका मतलब चल चलती कहाँ आ गई? कमरे में। इंटू का मीनिंग क्या हुआ? गति, बाहर से अंदर की ओर। देखा एक महिला आ गई कहाँ? कमरे में। क्या है? इंटू प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? द रूम होगा ना भी। तो क्या वर्ड और है कि नहीं? किसका आंसर है ये? अरे वाह, वेयर का आंसर है ये। एक महिला आ गई कहाँ? कमरे में। कैसे आई? अरे कैसे आई? अरे बच्चे को लेकर आई। तो क्या देखा विद बेबी के यहाँ पे? ये कौन सी महिला नहीं है? ये कैसे आई है? तो बच्चे के साथ आई। तो क्या हुआ? अरे हाउ का जवाब है। और क्या बना ये? एडवर्ब हो गया। एक महिला ही कमरे में कैसे आई? बच्चे को लेकर आई है, बच्चे के साथ आई। तो कौन डिसाइड करेगा ये कि किस डब्ल्यू एस वर्ड का आंसर है? उसके साथ इसका फंक्शन डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है पता है? महिला कौन सी वाली? जिसके पास बच्चा था। रही महिला कौन सी वाली? ऐसा नहीं है। महिला आई कमरे के अंदर। कैसे आई? अरे बच्चे को लेकर है, इसका मतलब बच्चे के साथ है। किसका आंसर हो गया ये? हाउ का। और हाउ का जवाब क्या होता है? अरे एडवर्ब होता है। तो आप जब यूनिट बनाकर पढ़ोगे ना इंग्लिश, तो बात आपके अपने आप समझ में आ जाएगी। और हिंदी में आपने कभी यूनिट बनाई नहीं, जानते क्यों? क्योंकि हिंदी को भाई साहब सालों से आप सुनते आ रहे हैं, और जैसा सुन रहे हैं वैसा आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, आपके समझ में आ जाता है। और जहां भी कभी गलत रीड करते हैं तो आप खुद पकड़ लेते हैं कि मैं गलत रीड कर रहा हूँ। इंग्लिश में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि खुद मैटर बहुत कम पड़ा, और मैटर सुना भी तो नहीं है ना, दिक्कत ये भी तो है। हमने सुना भी तो नहीं है ना। और यदि सुन लेते बीबीसी को खबर में थोड़ी सी, तो क्या होता है? आपकी सुनने की कैपेसिटी क्या होती? बढ़ जाती। लेकिन हमने कहते हैं सुनते किसी के बाप के नहीं मैं। तो भाई साहब नहीं सुनोगे ना, तो आप टंग को ट्रेनिंग दे सकते भी आप। तो टंग को ट्रेन करना है तो अरे सुनना पड़ेगा। और कई बार आता ना बच्चे कहते सर स्पोकन सिखा दो, बस फ्लो में स्पोकन आ जाए एक बार। सुनेगा तो कहना सुनूंगा तो नहीं सर मैं। तो नहीं सुनेगा तो नहीं आएगा है। तो भाषा के भाई साहब स्तंभ होते हैं। क्या होता है? LSROW। क्या है ये? एल का मतलब लिसनिंग, उसके बाद क्या होगा आपका? स्पीकिंग, उसके बाद क्या होगा? आपका रीडिंग होगा, उसके बाद क्या होगा? राइटिंग। लेकिन हम लोग जानते क्या है? बिना सुने ही कहाँ पहुंचना चाहते? सीधे ही रीड पे और राइट पे। मुमकिन ही नहीं है। इस दुनिया में जो आए ना, वो ये तो करेंगे ही करेंगे, सुनेगा भी और बोलेगा भी। बस ये कि ये सही होना चाहिए मशीनरी।
हालांकि बाजार मिलती है आजकल अखबार में, अगर सुनने में दिक्कत हो तो अंदर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो आया वो सुनेगा और बोलेगा तो पक्का, लेकिन लिखे और रीड करे कोई जरूरी नहीं। तो हमें क्या करना है भाई, हमें इस आधी आबादी से आगे पहुंचना है। क्या करना पड़ेगा, रीड भी करना पड़ेगा और राइट भी करना पड़ेगा। और दिक्कत उनकी है जिनको ये करना है, जिनको ये करना नहीं वो मस्त है दुनिया में, मस्त है, सुन रहे बोल रहे सुन रहे बोले, दुनिया में सारे काम हो रहे हैं, उनके काम रुक ही नहीं रहे। और जहाँ रुका वहां के इधर पढ़ा लिखा है, समझा, समझा, इसका कैसे हुआ वो सारा समझा देगा, अपना तो काम होगा ना भाई। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो लोग हैं ना ये इनके लिए बहुत बड़ा क्या है भाई, चैलेंज। ये रीड नहीं कर पाते और ये तो इस कैटेगरी में आ तो गई, लेकिन ये चीजें डेवलप विकसित ही नहीं हुई, तो उसमें क्या होगा फिर, तो हमारा जो है ना नॉलेज कैसा हो गया, फ्रेगमेंटेड, खंडित हो गया, खंडित ज्ञान है हमारा, पूरा सेट हुआ नहीं, आधा अधूरा आ रहा है। और आधा अधूरा है वो दिक्कत करता है कहाँ, एग्जाम में कहीं ना कहीं है। तो देख लेना आप, तो सुना भी करो। और अच्छा वक्ता बनना है ना, तो सुनना तो पड़ेगा आपको। और अच्छा सुन लिया, अच्छा बोल लिया, तो जरूरत पड़े तो कलम चला लिया तो लिखना भी आ जाएगा है। उसके लिए क्या करना, रीड भी तो करना पड़ेगा कि नहीं। तो सब कुछ करना है यदि आपका व्यक्तित्व विकास करना है तो, और वो तो करना ही है कुल मिलाकर। अब ये भी मत कहना कि व्यक्तित्व विकास सिर्फ गवर्नमेंट जो भी काम करती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब एक जरिया हो सकता है, बाकी सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में जा नहीं सकते, कैसे जाएंगे बताओ। और जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाएगा ना, वो हो सकता है कि उनसे भी, अरे अपना स्टार्टअप शुरू करेगा भाई साहब कुछ भी। और आजकल कोई सा भी काम शुरू करो है, सब काम बढ़िया है, मतलब कम ज्यादा का हिसाब किताब ही नहीं, पहले ये करते थे वो करते नहीं, कुछ भी काम शुरू करो पैसा आना चाहिए। ठीक है ना भाई। हाँ ओहदा चाहिए, ताकत चाहिए, कलम की पावर चाहिए, तब तो आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब। कहता है कलम चलाओ और जो लिख दिया वही हो गया है। बाकी तो होल्ड आपका अपना होना चाहिए उस पर, तो कर लोगे मेरे ख्याल से। तो प्रिपरेशन कितना सारा काम करता है देखे ना। तो आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए। और प्रिपरेशन बहुत खतरनाक आइटम है। इसका संबंध किससे होता है, अरे ऑब्जेक्ट से होता है। और ऑब्जेक्ट मांगते हैं अपने साथ, ठीक बात है। और आएगा हमेशा नाउन है प्रोनाउन के पहले आएगा, बाकी आने की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन आप भी क्या कम नहीं है, क्या करते हैं जबरदस्ती करते हैं किसके साथ, प्रिपरेशन क्या करते हैं, आप इसका वर्ब का हिस्सा बना देते हैं। कहता ले हमने कहा लगा रही तेरे को वर्ब के साथ, और जानते हैं वर्ब के साथ लग गया ना प्रिपरेशन तो क्या होगा, ये इतना खतरनाक आइटम है कि वर्ब का मीनिंग चेंज कर देगा। और वो बन जाती है फ्रेजल वर्ब, पता है ना क्या होती है फ्रेजल वर्ब, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन मिलकर क्या करेंगे भाई। तो प्रीपोजिशन को यदि आपने वर्ब का हिस्सा बना दिया जाने अनजाने, तो क्या बन जाएगी फ्रेजल वर्ब, और बनते के साथ ही उस वर्ब का मीनिंग वो नहीं होगा जो आपको आता है, फिर कौन सा होगा, समथिंग न्यू हो जाएगा। तो जानते क्या होता है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। अभी प्रेपोजिशन कहाँ पढ़ेंगे आप, अरे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, आप इसके साथ पढ़ेंगे, किसके साथ। और ऐसा करने से क्या हुआ, क्या बनेगी आपकी, ये बन जाएगी फ्रेजल वर्ब। और बनने से क्या होगा, तो जो वर्ब का मीनिंग है ना भाई साहब वो चेंज हो जाएगा, और क्या आएगा, नया मीनिंग निकल के आएगा। तो आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाषा को समझने में। हमने 150 प्रीपोजिशन याद कर लिए कि एग्जाम में कौन कौन से आते हैं, और नहीं आए तो ऐसा थोड़ी होता है कोई। और लिखा तो समझो कम से कम, कहना क्या चाहता है वो। अच्छा जी, एक वर्ब है अपने क्या भाई, टेक का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लेना कि देना, या दोनों होता है, लेना देना, हाँ लेना होता है। तो इसका मतलब देना भी होता है। तो जो हमारी टेक वर्ब है इसका मीनिंग लेना भी होता है। और अच्छा लेना क्या, अरे को वस्तु लेना,
दवाई दारू लेना, अरे लेते हैं कि नहीं भाई? कई बार फोटो भी लेते हैं, टेक माई फोटो, अरे खींच माई फोटो हुआ कि नहीं भाई? वो भी क्या होता है? तो टेक क्या होता है? लेना होगा, देना भी तो होता है, फिर क्या? अरे चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं भाई साहब, वो क्या है? टेक नहीं, टेक। तो हमारा विद्यार्थी एग्जाम देता है कि नहीं भाई? तो वो गिव नहीं करता है, वो टेक। जब बोलते हैं ना कि मैंने एग्जाम दिया, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई टुक द एग्जामिनेशन, यानी कि आई गेव द एग्जामिनेशन। तो बताओ, दिया की अंग्रेजी गेव होती कि नहीं? कहते मेरे पास एग्जाम था, वो लेके चला भी गया है? तो क्या लिखा? आई टुक द एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब मैंने एग्जाम लिया नहीं है भाई साहब, इसका मतलब मैंने एग्जाम दिया। ठीक है, अब देख लेना। कहते हैं, अच्छा ये है दिया। अभी तक आप कैसे एग्जाम देते थे, अंग्रेजी मतलब बोलते थे एग्जाम देने के बाद? कहता हो गया है, कभी वाक्य बोला ही नहीं, कहता ओके हो गया। कभी वाक्य नहीं बोला मैंने एग्जाम दिया कि अंग्रेजी कभी बनाई नहीं आपने? है, जरूरत नहीं पड़ी मेरे ख्याल से बनाने की, एग्जाम दिया कि अंग्रेजी। तो एग्जाम दिया तो क्या होगा? आई टुक द एग्जामिनेशन। अब ये तो था भाई जी को शाब्दिक अर्थ है इसका, लेना और देना। अब मामला बनता है क्या भाई? फ्रेजल वर्ब का है। देखिए प्रीपोजिशन मिलकर कैसे इस वर्ब की ऐसी की तैसी करता है, देखिए। अब इन कहाँ पढ़ेंगे आप? इस टेक के साथ पढ़ेंगे आप। अब टेक का फॉर्म कौन सा भी, तो टेक टुक टेकन जो भी है, लेकिन कहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको? इसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, टेक इन। अब बताओ इसका मतलब क्या है? ये होगी फ्रेजल वर्ब अभी। और आज से कसम खा लो, वादा कर लो, कि प्रीपोजिशन में कभी भी मंदाजा नहीं लगाएंगे मीनिंग का। 99.99% गलत होगा अंदाजा, किसमें? फ्रेजल वर्ब में। फ्रेजल वर्ब में वही वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से। याद है तो अटेम्प्ट कर लो, और नहीं है तो स्किप करने में ही फायदा है। फिर सही होने का चांस क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। तो बताओ, टेक इन। याद है तो बहुत इजी है, नहीं है तो इससे भारी क्वेश्चन नहीं हो सकता जिंदगी में आपकी। तो फ्रेजल वर्ब तो याद ही करनी पड़ेगी भाई। क्या तो देख लेंगे। हाँ भाई। अच्छा अंदाजा लगाओ, चलो इसका अंदाजा लगाओ एक बार क्या। लिमिटेड, हाँ फॉर्म कोई से भी हो सकते हैं। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई से भी हो सकते, जरूरत के अनुसार, उस पर कोई रोक टोक ही नहीं है। ये एडियम नहीं है, ये एडिमेटिक वर्ब्स हैं। और वर्ब होने का मतलब इन एनी फॉर्म। ठीक है, और वर्ब के अलावा जो एडियम्स होते हैं ना, वो कभी चेंज। अब जैसे एट 6 7 अभी बिना वर्ब का एडियम है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। कैट्स एंड डॉग्स, कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो जो एडियम बिना वर्ब के वो तो जैसे वैसे रहेंगे, और वर्ब वाला है तो वर्ब की फॉर्म कोई से भी आ सकती है उसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड। हाँ भाई। तो टेक का मीनिंग क्या? लेना। इनका मतलब क्या हुआ? कहता है अंदर ले लो। इसका मीनिंग ये नहीं है भाई साहब। और देखिए, कोई अंदाजा नहीं है इसके आसपास का मीनिंग का। ठीक है ना, लिख लेता हूं मैं। इसका मतलब होता है धोखा देना होता है। अब बताओ, कहाँ धोखा देना, डिसीव, कहाँ टेक इन? है कोई आसपास का हिसाब किताब? दूर दूर तक नहीं है भाई साहब। और नहीं है तो नहीं है। क्या लिखा है भाई? टेक टू का मतलब क्या हुआ? कहता कॉल ले लो इसको भी ले लो, टेक टू का मतलब। इसका मतलब होता है आदत पड़ना होता है, हैबिचुअल ऑफ। क्या होता है? बी हैबिचुअल ऑफ का मीनिंग क्या हुआ? हम्म, हाँ जी, फिर क्या लिखा है? टेक अप का मतलब क्या है? नहीं बताओगे?
कहते हैं ना, आपने मना कर दिया अंदाजा लगाने का। हाँ, इसका मतलब होता है किसी भी काम को व्यवसाय के रूप में अपनाना। क्या होता है? दैट इज अडॉप्ट। काम के रूप में अपनाना किसी काम को। ये गोद लेने वाला नहीं है, स्पेलिंग तो वही है, गोद लेने वाले। अभी इसका मीनिंग क्या है? अपनाना है, फिर स्वीकार करना। किसको? किसी भी काम को व्यवसाय के रूप में। तो मैं कह सकता हूँ आई हैव टेकन अप टीचिंग एज माई प्रोफेशन। ठीक है ना, ये इसका मतलब है। क्या लिखा है? टेक ऑफ। हाँ, किसी किसी के मीनिंग पता हो सकते हैं। हाँ, क्या मतलब है इसका? हाँ, इसका मीनिंग है उड़ान भरना, एक मीनिंग। और दूसरा मीनिंग क्या होगा इसका? तो शरीर पर पहने चीज को उतारना। क्या होता है? अभी टेक ऑफ होता है। तो एक मीनिंग कौन सा हो गया? फ्लाई के अर्थ में। दूसरा मीनिंग कौन सा हो गया? अनवेयर, मतलब पहने चीज को उतारना। क्या होगा आपका भाई? टेक ऑफ। अरे होता है ना, मंदिर में एंटर होने से पहले टेक ऑफ योर शूज, जूते उतार लीजिए मंदिर में एंटर होने से पहले। क्या होते हैं भाई? टेक ऑफ। हाँ जी, फिर क्या लिखा है? टेक आफ्टर। तो आफ्टर का मतलब बाद में होता है इनमें। क्या? तो बाद में ले लेना है जी। हाँ, इसका मतलब होता है हम शक्ल होना। है अंदाजा कहीं दूर दूर तक? हाँ, संबल का मतलब क्या होता है भाई? हम शक्ल होना होता है, मिलता जुलता होना होता है। कई बार बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि नहीं, हम देख के और मिलान करते हैं कि बच्चा गया किस पे। अरे होता है कि नहीं? तो दिस बच्चा टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। कहते हैं बच्चा कहाँ गया भी? है, ग्रैंडपा से मिलता है। कई बार क्या होता है? मामा से, कई बार मौसी से। ये क्या है? तो दैट इज टेक्स आफ्टर है। तो इस लड़की की शक्ल अपनी माँ से मिलती है। इसका मतलब क्या? दिस लड़की टेक्स आफ्टर हर मदर। इसका इस लड़की की शक्ल अपनी माँ से मिलती है। क्या होता है आपका? टेक आफ्टर होता है। हाँ जी, फिर क्या लिखा है? टेक फॉर। हाँ, टेक फॉर का मतलब क्या हुआ है? के लिए ले लो। भाई फॉर का मतलब के लिए होता है कि नहीं? टेक का मीनिंग लेना है तो क्या के लिए ले लो? तो अंदर ले लो, को ले लो, ऊपर ले लो, ऑफ को ले लो, आफ्टर को ले लो, फिर क्या हुआ? फॉर को ले लो। ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब होता है गलत फहमी होना है, मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं भाई? क्या होता है? मिसअंडरस्टैंड है, गलत फहमी होना। अच्छा, गलत फहमी कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ एक बार। इसमें किस तरह की गलत फहमी होती है। आपका नाम भाई? बात करो, करो ना। अच्छा, नाम क्या? धीरज ना? अच्छा, धीरज से बात करते हैं। अब देखिए धीरज, यहाँ पढ़ते पढ़ते 12, साढ़े 12, 1 बज गया। फिर के दोस्त का चला गया। फिर शाम हो गई। अब जब शाम को जा रहा है ना कमरे की तरफ, तो उसको अपना कमरा क्या खुला दिखाई दिया। कहता है यार, कमरा में बंद करके गया था, शाम सर के आया तब दोस्त के वहां, तो कमरा तो बंद था, अभी खुला कैसे? अब इसको हो गई तनाव, टेंशन हो गई कि आज लगता है कि विद्या की चोरी हो गई। और क्या होता है विद्यार्थी के पास? यहाँ भी सिलेंडर होगा एक आदमी छोटा सा वो, बाकी तो क्या सामान है उसके, ज्यादा होता ही नहीं ना, किताबें होती है। खैर, कमरा खुला दिखाई दिया इसको। अब कमरे के पास गया तो अचानक क्या होगा? लाइट चली गई। अब वो क्या हो गया भाई? अंधेरा हो गया। अब अंधेरा हुआ तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही भाई। कर जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, पता नहीं। अंदर बैठा है उसके पास AK-47 है कि पता नहीं है। अब ध्यान से इसने कान लगा के सुना तो अंदर से आवाज आ रही कमरे के अंदर, यार कोई तो है यार, अंदर जाना तो ठीक नहीं है। लाइट भी नहीं आ रही है। आखिर फिर इसकी हिम्मत आई, पता नहीं कहाँ से, होता नहीं शक्ति का संचार, अंदर से हुआ ये। और कहाँ गया ये? कमरे में गया, और जहां आवाज आ रही थी उस जगह गया, और उस कोने में से एक हाथ लगा, आदमी आदमी लगा हाथ, और दे धनाधन चोर 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 पीटना शुरू कर दिया उसको पीछे से। अचानक लाइट आई, पिताजी थे। कहता बेटा क्या हुआ? धीरज तो का टेक 4 हो गया पिताजी। क्या हुआ? तो रोहन को मोहन समझ लेना, ईमानदार को बेईमान समझ लेना है, ये सब क्या है भाई? इस तरह गलत फहमियां क्या होती है आपकी? टेक 4 है। जैसे आपका कोई दोस्त है, वो अपने केस लंबे रखता है, होता नहीं भाई? हिसाब किताब है। कई बार आजकल लड़के तो चोटी बनाते हैं भाई,
है। हाँ, रिबन लगाकर छोटी सी है ना कि भी वो सिस्टम है जी। तो हाँ, तो जा रहा है वो एक, आप गए कि यार मेरा दोस्ती तो वही है यार, धीरज जी है। उसके कंधे पे हाथ रखे और भाई क्या हाल है, धीरज सामने देखे कि क्या है, कहते भाई गलती होगी, मैंने आपको धीरज समझ लिया लेकिन आप तो नीरज निकले। तो इस तरह गलत फहमियां क्या होती है आपके भी, टेक फोर होती है, ठीक बात है, गलत फहमी होना। हाजी का लिखा है टेक डाउन। आप जानते हैं प्रीपोजिशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है अभी। कहता अच्छा। क्या लिखा है, टेक डाउन का मतलब क्या है भाई। अब टेक का मतलब लेना, डाउन का मतलब नीचे, शाब्दिक अर्थ तो ये है नहीं। तो इसका मीनिंग होता है लिखना, राइट का सिनोनिम है ये। अभी आप क्या कर रहे हैं भाई, तो मैं बोल रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं, उसे राइट कर रहे हैं और भी कैसे टेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब में क्या हुआ, नो शाब्दिक अर्थ। हाँ, मीनिंग कुछ और निकल के आएगा, और शाब्दिक अर्थ आपने लगा दिया तो वो बात आपके समझ में आएगी ही नहीं। तो बताओ प्रीपोजिशन क्या करता है, हमेशा बनाता है यूनिट्स, ठीक है। और यूनिट बनाना आपको आ गया, और किस डब्ल्यू वर्ड का आंसर है ये समझ में आ गया, तो लिखी बात आपके ऑटोमेटिकली समझ में, फिर आप उसका क्या गलत मीनिंग नहीं निकालोगे, और जब मीनिंग सही निकल रहा है तो फिर दिक्कत नहीं। और वो वाली बात नहीं कि वर्ड पावर को हमारा बहुत खराब है। अरे एक पैसेज के अंदर आपको दो चार मीनिंग नहीं आते, बाकी सब मीनिंग आपको आ रहे होते हैं, लेकिन पैसेज का मीनिंग आपको समझ में नहीं आता। वजह क्या है, उसकी वजह है भाई साहब रीडिंग स्किल, आप उसको गड़बड़ तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए आपके समझ में ही, हाँ दो चार शब्द छोड़ दो, बाकी सबके मीनिंग क्या होता है करीब करीब आपको पता होता है, स्टिल समझ में नहीं आता। इसका मतलब आपके समझने में क्या है, कहीं ना कहीं लोचा तो है। उसी में से बाहर निकल गए ना, तो अंग्रेजी अपने आप आने लग जाएगी, ठीक है। तो कल इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, कल और बहुत कुछ कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।